This conference will now be recorded. नमस्कार। आज हम अम्लक्षार सिद्धांत जो कल देखा था उसके बारे में 5 या 10 मिनट के अंदर क्विकली रिवाइज करते हैं कि ये आपके लिए शायद नया होगा और मे बी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ होगा। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि और हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर अम्लक्षार सिद्धांत के बारे में ही जो रह गए थे उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो अम्लक्षार सिद्धांत हम लोग ने डेफिनेशन लिखा था। क्षारोई यति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। जब क्षार और अम्ल ये सुयोग्य प्रमाण में, मतलब क्वांटिटी में, निश्चित काल के लिए अगर एक साथ आ गए तो माधुर्य निर्माण होगा। तो डायरेक्ट आप क्षार और ये अ, अम्ल अम्ल लेके एकदम से माधुर्य नहीं होगा। निश्चित काल और सुयोग्य परिमाण, ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है जो हिडन है। और 12th का हम लोग ने देखा था, एक 11 12th में हम लोग केमिस्ट्री के लैब में देखा था कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन। धर्म की डेफिनेशन लिखी थी, ध्रुव धारे थी। ये क्यों देखी है? क्योंकि अम्ल धर्म और क्षार धर्म में से जो धर्म वर्ड है वो हम लोग को उसका मीनिंग चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने ध्रुव धारयति इतना ही वर्ड पूरे इससे लिया है स्लाइड से, जो हम लोग के आयुर्वेद के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ध्रुव धारयति मतलब धारण करना। धारण कौन से चीज का होता है? स्वभाव या नेचर, उस द्रव्य का। उसके लिए हम लोग ने एक उदाहरण देखा था जल का। अगर रूम टेम्परेचर वाला पानी, ठंडा पानी या हॉट वाटर, अगर ये तीनों भी अग्नि के ऊपर डालेंगे तो अग्नि बुझने ही वाली है। ये हम लोग ने देखा था। इसका मतलब उदक का स्वभाव है या जल का स्वभाव है शीत। तो शीत होने की वजह से ही वो अग्नि का नाश करता है या बुझाता है। तो अम्ल धर्म के बारे में देखा कि ये अम्ल धर्म के अंडर सिर्फ एसिड या अम्ल रस ऐसे हम लोग पकड़ नहीं सकते। अम्ल धर्म ये वनस्पति और व्याधि के दृष्टि से अप्पा जी को अपेक्षित है। या ये जो सूत्र देखा है हम लोग ने मदात्य चिकित्सा में, क्षारोई यति माधुर्यम वाला, तो ये अम्ल धर्म व्याधि और वनस्पति के हिसाब से अप्पा जी ने बोला है। हाँ, अम्ल रस और एसिडिक पीएच ब्लड का, ये अम्ल धर्म के अंडर आ सकते हैं, लेकिन वही अम्ल धर्म नहीं है। ये मैंने बार बार कल भी कहा था। इसके लिए मैंने दिया कि अम्लधर्मी उष्णता का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने दिया कि उष्णता बताई थी। बाद में हम लोग ने क्षार के बारे में देखा था, कहाँ कहाँ पे रेफरेंस है। क्षार का शब्दशः अर्थ भी देखा था। क्षरण करना वही अपेक्षित है। क्षरण तभी होगा जब पृथ्वी पर आपका नाश होगा। इसीलिए हम लोग को तेज वायु आकाश महाभूत की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग ने एग्जाम्पल दिया था आम्लधर्मी उष्णता, मतलब जो लेडी आप देख रहे हैं वो काफी प्रसन्न मुख की है, लेफ्ट साइड में दिया है कि उष्णता उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर रही है, उससे आह्लादन हो रहा है उसका, और उसको प्रसन्नता हो रही है। और क्षारधर्मी उष्णता आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ है और वो कम से कम 10-12 फीट दूर खड़े हैं होली से, होली की आग से बचने के लिए। क्योंकि क्षारधर्मी उष्णता इस तरह से जैसे भस्मक व्याधियों में भस्म जैसे व्याधियों में रहती है। तो माधुर्य, अभी हम लोग ने धर्म के बारे में देखा, क्षार और अम्ल के बारे में देखा, अम्ल धर्म क्षार धर्म के बारे में भी देखा। अभी दोनों को मिलाने के बाद जो माधुर्य वर्ड आता है, तो माधुर्य मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी और स्टेट ऑफ वेलबींग मतलब आरोग्य। यही अप्पा जी को अपेक्षित था। मधुर रस ही सिर्फ इसके अंडर नहीं आता। तो ये जो नीचे की रेड कलर में मैंने लिखा है, हाईलाइट किया है, तो वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और आपने अगर मधुर रस लिया भी, तो ऑलरेडी मधुर रस के बारे में बोला है चरक ने कि वो आजन्म साथ में एक ही रस है जो आजन्म साथ में है। बाद में हम लोग ने डिवाइडेशन देख रहे थे हम लोग, ऋतु, वनस्पति, धातु, मल, लिंग, प्रकृति, हेतु, कल्प, व्याधि। तो उसके अनुसार हम लोग देखा था कि पुरुषम आम्लधर्मी, और इसलिए उनको तीखी चीजें बहुत ज्यादा पसंद रहती है, और स्त्री को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद रहती है, क्योंकि वो आग्नेय रहते हैं। आग्नेय मतलब अग्नि महाभूत प्रधान रहते हैं, इसलिए क्षार धर्म की होती है, और आम्लधर्मी पुरुष रहते हैं। धातुओं के बारे में भी देखा था, रस, रक्त, मांस में शुक्र, ये अम्लधर्मी व्याधि है, क्योंकि पृथ्वी आप महाभूत से वो बने हैं। रक्त क्षार धर्म की तरफ जाने वाला है, लेकिन पूरा का पूरा क्षार धर्मी नहीं है। एक क्षारधर्मी रक्त तब होता है जब मीजल और चिकन पॉक्स या कामला या विसर्प की जब हिस्ट्री होती है पेशेंट को, तभी वो प्रकृति परीक्षण में आज हम देखने ही वाले हैं। तो तभी एक क्षारधर्मी रक्त कहलाता है। बाद में हम लोग ने मल के बारे में देखा था, और मैंने नोट
में डाला है, कल जो पीडीएफ मैंने डाला था, कि पुरुष में कटुरस कहा गया है, इसलिए एक क्षारधर्मी है, क्योंकि इसमें तेज महाभूत का भी वैसे रोल है ही, क्योंकि परपिंडित पक्वमल ये तभी आएगा जब तेज महाभूत का रोल उसमें रहेगा। बाद में मूत्र में जल और आप महाभूत, क्योंकि जल का भी उतना ही रोल है, क्योंकि उसका वहन करने के लिए जल महाभूत की आवश्यकता रहती है। वैसे आचार्य इसमें मैंने ये स्लाइड में शिखी गुण लिखा, सॉरी सिर्फ शिखी मतलब अग्नि महाभूत के बारे में लिखा है, लेकिन मैंने कल ग्रुप पे डाल दिया था कि अम्बु शिखिनो भवती। तो ये मूत्र में अग्नि और जल महाभूत। श्वेत ये मेद का उपधातु है। उष्ण गुण भी इसमें पकड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि उष्ण गुण बढ़ने के बाद ही स्वेद आता है। तो तेज का हिडन रोल है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा करके स्वेद का कार्य है क्लेदस्य विद्रुदी। तो विद्रुदी मतलब धारण करना क्लेद को, तो धारण करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता होगी। और जल महाभूत की भी, तो श्वेत तो जल दिख रहा है, तो जल की भी उसमें इंपॉर्टेंस है। ऋतु के बारे में देखा था हम लोग ने। इसके लिए मैंने आपको कल ये भी भेजा था, पूरा चार्ट भी भेजा है, तो उसमें शायद आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो ये जो ऋतु विभाजन में हम लोग ने उत्तरायण और दक्षिणायन ऐसे दो आयन में डिवाइड किया था, और इसमें शरद, वर्षा और ग्रीष्म ये उत्तरायण में आते हैं। शिशिर, सॉरी, हेमंत, शिवग्री मतलब हेमंत, बाद में अपना वर्षा शरद, वर्षा शरद और ग्रीष्म उत्तरायण में आते हैं, और बाकी के ऋतु इसमें आते हैं। बाद में सामान्य हेतु में देखा था अम्लधर्मी और क्षारधर्मी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अम्लधर्मी में हेतुओं में आजकल दिखने वाले कुमारिका अगर रहेगी, तो इमली, आमल की, आमल की छोड़ दीजिए, लेकिन इमली खाने की बहुत ज्यादा उसमें ये रहती है, इच्छा रहती है। अध्यशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल बहुत। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, तो मे बी अध्यशन ज्यादा ही होता होगा। ये भी मतलब आने वाले पेशेंट में आप देख सकते हैं। ब्रेड पिज्जा अभी, ब्रेड भी ज्यादा करके अभी लॉकडाउन के पीरियड में खाते होंगे पेशेंट, तो उसके बारे में भी हम लोग ने देखा था। दीवा स्वाप वर्ज्य बताया है अम्लधर्मी इसमें। तो अम्ल दिवा स्वाप ये अम्लधर्मी व्याधियों का हेतु है। और पानी से संबंधित जो भी व्यवसाय है, जैसे स्विमिंग कोच हो या बाकी कोई भी हो, तो ये सब अम्लधर्मी के अंडर आएंगे। क्षारधर्मी में हम लोग ने देखा है कटहल, यानी हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं फणस या पपैया, ये क्षारधर्मी है। पपैया का उपयोग आज भी घरेलू तरीके पे मेंसेस आने के लिए किया जाता है। बाद में चाइनीज पदार्थ, पापड़, आचार, वेफर्स। वेफर्स के बारे में मैंने शायद क्वेरी कल सॉल्व की है। वेफर्स ये समुद्र लवण से बनते हैं। और जो ऊपर मैंने लवण रस लिखा है आम्ल धर्म में, उसमें आपको ये सैंधव लवण लेना जरूरी है, जो वृक्ष है, नेत्र है और शीतवीर्य है। फरसान, नमकीन ये आपको गुजराती लोगों में ज्यादा करके मिलेगा। गरम मसाला, आतप सेवन, तंबाकू, मावा, गुटखा, उष्णता संबंधित व्यवसाय या क्षारधर्मी इसमें रहने वाले लोग। रेडिएशन संबंधित व्यवसाय में साइंटिस्ट आप भूलिएगा मत। कोई भी अगर रेडिएशन के बारे में बीआरसी या टीएफआर जैसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो रेडिएशन से डील करते हैं, तो वो भी आपको ज्यादा करके देखना है। व्याधियों में लिखा था हम लोग ने अजीर्ण, ग्रहणी, उदर, अतिसार, छर्दी, आमवत। और उसमें हम लोग ने पृथ्वी आप महाभूत जिसमें है उसको अम्लधर्मी व्याधि कंसीडर किया है। क्षारधर्मी व्याधि मतलब तेज वायु आकाश, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं हम लोग को, तो उसमें हम लोग क्षारधर्मी व्याधि बोल सकते हैं। इसमें आप सिरोसिस ऑफ लीवर भी ले सकते हैं। श्रंकेज, श्रंकन किडनीज भी ले सकते हैं। उसमें उसका मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आपको जहाँ पे भी स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं, वोल्वोलस इंटरसेप्शन, ये सब चीजें है, मैकस डाइवर्टिकुलम, तो ये चीजें आपको जो भी मतलब अनुक्त व्याधि जो मैं बता रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर दिखते हैं, तो उसमें आपको ये क्षारधर्म की व्याधि, क्षारधर्म व्याधि के अंडर उसको लेना है, या तेज वायु आकाश की चिकित्सा करनी है, या उसके विपरीत द्रव्य देने हैं। वनस्पतियों में देखा कि हम लोग ने जिसमें दीपन गुण आता है वो अम्लधर्मी वनस्पति है, और जिसमें क्षारधर्मी वनस्पति हम लोग उसे ही कहते हैं जिसमें पाचन, यह वर्ड इसमें आता है। अब एक तीसरी कैटेगरी के बारे में भी हम लोग ने बोला था, जैसे चित्रक वगैरह है,
चित्रक, यवानी वगैरह जो वर्ड्स आए हैं, तो जीरक है, धान्यक है, जिसमें दीपन और पाचन दोनों वर्ड आते हैं। तो पाचन ये वर्ड क्षार धर्म के लिए है, सोल प्रॉपर्टी ऑफ क्षार धर्म। ओके, तो इसमें हम लोग ने अपवाद भी देखा था कि चिंचा या अम्लधर्मी होने के बावजूद भी उसका क्षार बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, इसलिए वो क्षार धर्म के अंडर आता है। और सारीवा ये शीतवीर्य होने के बाद भी या सरगुणात्मक होने के बाद भी पाचन है। अब एक पॉइंट यहाँ पे मेरा शायद मिस हो गया था कि आप अगर ब्राह्मी या मधुपर्णी की उत्पत्ति देखें ना, तो वो कैसे फैलती है। तो लोक पूरे साम्य सिद्धांत और यहाँ अम्ल धर्म और क्षार धर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे फैलती है, उसके मतलब वो उसका स्वभाव कैसा है, फैलना। तो फैलना मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, फैलना मतलब क्या, कि वो सर्वगुणात्मक है। उसमें क्या है, वो सर्वगुणात्मक इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ आप महाभूत। ओके, तो फैलना मंडूकपर्णी या आपको लता में मिलेगा। ओके, तो ये आपको देखना है कि कौन सी वनस्पति कैसे उसकी उत्पत्ति हो रही है। जैसे मैंने गुडुचि के बारे में या अमृता के बारे में कल बोला था, वो ऊपर की तरफ जाती है, आकाशगामितु है, जैसे पाताल गरुड़ी है नीचे की तरफ। तो मतलब ये जो चीजें हैं किस तरफ आती है, जैसा वट 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 का हम लोग ने वट जटादि तेल का वेरिकोज वेन में उपयोग किया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, तो आकाश से पृथ्वी की ओर आ रही है। तो ये चीजें कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, तो या फैल रही है। कांटे हैं तो उसमें पानी की बचत करने का प्रयास है, मतलब वो क्षारधर्मी है। कांटे जिसमें नहीं है या स्निग्ध दिख रहा है वो फल, वो अम्लधर्मी है। ये सब आपको जो मौसम्बी है, संतरी है, ये सब अम्ल धर्म में आएंगे, क्योंकि पृथ्वी और आप महाभूत उसमें प्रचुर मात्रा में। तो वो जो चीजें वनस्पति आपको दिख रही है तो कैसे बढ़ रही है, ये वो भी इम्पोर्टेंट। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत और आम्लधर्मी क्षारधर्मी में, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिसमें कांटे वगैरह रहेंगे ज्यादा करके वो क्षार धर्म के अंडर ही आएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको ये स्नूही का भी उदाहरण लीजिए। ओके, तो उसमें भी कांटे हैं, तो वो रुक्ष बताइए। तो उस वजह से आपको ये बाहर निसर्ग में कैसे है वो चीजें, वही हमें यहाँ पे देखनी है, और उसके अनुसार हम लोग अम्ल धर्म और क्षार धर्म डिसाइड करेंगे। बाद में हम लोग कल्प के बारे में और थोड़ा सा मैंने डिवाइडेशन करके दिया है, जैसे क्षार धर्मी उष्णता में अम्ल धर्मी कल्प देने हैं, और अम्ल धर्मी उष्णता में क्षार धर्मी कल्प देने हैं। जैसे हम लोग ने आमवत का कल उदाहरण लिया था, आमवत ये प्योरली अम्ल धर्मी व्याधि है। और उसमें हम लोग क्षार धर्मी कल्प कौन कौन से दे रहे हैं, की नहीं है, मतलब अपामार्ग पंचांग चूर्ण है, या लशुन आदि गुटिका है जिसमें गंधक लशुन, लशुन तो वृष उष्ण तीक्ष्ण कहा गया है, तो वैसे कल्प हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि पृथ्वी आप महाभूत को ओवरकम करने के लिए तेज वायु आकाश की या तेज महाभूत की वृद्धि करनी है, तभी वो उसका नाश हो जाएगा और संप्राप्ति भंग हो जाएगा। रजनियों का ये अम्लधर्मी कल्प क्यों है, ये भी मैंने बताया था। हरिद्रा और गैरिक का संयोग है, गैरिक साक्षात पृथ्वी है, हरिद्रा ये कंद है और जमीन के नीचे बढ़ने वाला है, मतलब पृथ्वी की कक्षा में बढ़ने वाला है। गंध ये विशेष गुण है, और उसके नाम में द्र है, तो आर्द्र भी रहती है। गीली हरिद्रा अगर आपने गौर से देखी तो रस उसमें काफी आता है। तो ये कुल मिलाकर अम्लधर्मी यह कल्प है। अब कल्पों का और मैंने थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि हम लोग ऐसा कौन कौन से कल्प यूज करते हैं। फलत्रिकादि गुग्गुल, ये फलत्रिका निम्बा अमृता कैरात वासक ही, ये जो उसका पाठ है, मतलब फलत्रिक निम्ब अमृता किरात तिक्त, ऐसे कल्प निम्ब, तो ऐसे रुक्ष कल्प ये है, और क्षार धर्मी है, तेज वायु बढ़ाने वाला है, वायु आकाश बढ़ाने वाला है। और बाद में शंख भस्म आपको पता है कि ये भी पाचन करने वाला है। और इसमें सभी में आपको पाचन के गुण मिलेंगे जो हम लोग ने देखा था। लघु सुचेकर हो या आरोग्यवर्धिनी हो, वरांगक हो, वरांगक मतलब भिड़ंगादि क्षार, लघु लघु सुचेकर ये जो है तो वरांगक ये विडंगादि क्षार चरक चिकित्सा स्थान 13 में उदर अध्याय में आपको प्लियोदर के अंडर मिलेगा। उसको आपा जी ने अंतर्धूम पद्धति से तैयार किया है, वो औषधिकरण में हम लोग देखने वाले हैं। टंकन मारी कब्र भस्म, टंकन ये खुद क्षार है, कफन निस्तारक है, सरगुण है उसमें, तो उस गुणों का उपयोग करके क्षार धर्मी अभ्रक भस्म तैयार किया है। क्योंकि अभ्रक भस्म के 3 टाइप के हैं, संतर्पंजन्य, अपतर्पंजन्य और प्रज्ञाबोधि। इसको हम लोग प्रज्ञाबोधि अभ्रक भस्म बोलते हैं। ये स्नायुगत पार्थिव विकृति जब जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह के कंडीशन में हम लोग ज्यादा करके यूज करते हैं। बाद में रोगांजन मतलब शीघ्र,
शिगरू के इसका त्वक यूज करते हैं। हरयोग में त्रिभुवन कीर्ति प्लस गैरिक है, तो त्रिभुवन कीर्ति में जो हिंगुल की बजाय हम लोग ने यहाँ पे रस सिंदूर का उपयोग किया है और पाठभेद कर दिया है। अम्लधर्मी कल्प में आप देख सकते हैं विद्रुम किट्ट, जटामांसी, पद्म किट्ट, चंद्रप्रभा, जम्बू प्रभा, झिंगी शारदी मतलब सारिवा और मंजिष्ठा का कल्प, ये हम लोग दोनों एक साथ यूज करते हैं फांट के स्वरूप में, और जिससे फांट फांट यह कल्पना अनुष्ण रहती है, सेवन योग्य, ज्यादा गर्म नहीं होती, मतलब सेवन योग्य होती है। और मंजिष्ठ और सारीवा ये दीपन और पाचन ऐसे वर्ड हैं। क्षारधर्मी और अम्लधर्मी जब एक साथ आते हैं, जैसे चिंचा लवन में हम लोग ने देखा था, तो माधुर्य उत्पन्न करते हैं। और झिंगी शारदी ये कल्प यानी सारीवा मंजिष्ठा का कल्प, यह रक्त प्रसादक और रक्त को स्थिर करने वाला कल्प बताया गया है, क्योंकि कल्प के अंदर ही माधुर्य है। ओके, तो ये रसायन के तौर पे हम लोग ज्यादा करके यूज करते हैं। जब आप पुनर्भव चिकित्सा करनी ही रहेगी तो रक्त के लिए हम लोग ये चिकित्सा में यूज करते हैं। जटामांसी तो साक्षात पृथ्वी के कक्षा में बढ़ती है, उसके बारे में भी हम लोग ने विवेचन किया था लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में। विद्रुम किट्ट, पद्म किट्ट, पद्म किट्ट मतलब पद्मकाष्ठ, और किट्ट मतलब मंडूर भस्म, विद्रुम मतलब प्रवाल, और किट्ट मतलब मंडूर भस्म। तो ये रक्त को स्थिरता देने वाले, रक्त के उष्ण गुण को अनुष्ण करने वाले ये सब कल्प है, अम्लधर्मी कल्प, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देश विचार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्लिनिकली इंपॉर्टेंस कैसा है, या हम लोग मुंबई में मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज का उपयोग करके पांचभौतिक चिकित्सा में। अनूप देश में आप महाभूत प्रथा, आप महाभूत बोला है, या आप पृथ्वी आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन प्रचुर अंबु ऐसा वर्ड आया है, तो आप महाभूत प्रधान है, कफ गुण भूयिष्ठ है, और इसलिए ये अम्लधर्मी के अंडर आएगा, अम्ल धर्म के अंडर। और जांगल देश किस में आएगा, ये क्षार धर्मी के अंडर आएगा आएगा। अभी आप देखिए अनूप देश मतलब जो नदी जहाँ पे मीठा पानी का सोर्स है ना, वो अनूप देश है। सिर्फ पानी नहीं चाहिए हम लोग को, मीठा पानी चाहिए। ओके, तभी हम लोग बोलेंगे वो अम्ल धर्मी है। क्योंकि आपकी क्वेरी तुरंत आएगी चैट बॉक्स में, क्योंकि मतलब समुद्र के यहाँ पे रहते तो वो है कि नहीं अम्ल धर्म, नहीं, समुद्र के जल में लवण है, इसका मतलब वो क्षारधर्मी पानी है। तो क्षारधर्मी पानी के पास रहेंगे पेशेंट, तो मतलब ये कोस्टल एरिया के जितने भी आपको रुग्ण मिलेंगे या व्यक्ति मिलेंगे, वो पूरे के पूरे आपको क्षारधर्मी प्रकृति के समझने चाहिए। प्रकृति इन द सेंस क्षार धर्म उनमें ज्यादा रहता है, क्योंकि आप अगर कोस्टल फूड देखेंगे तो ये मतलब ये खट्टा उनमें ज्यादा खाने का ये रहता है, हैबिट रहता है। जैसे कोकण में फूलकड़ी पीते हैं ज्यादा करके, और नारियल का ज्यादा करके उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अम्लधर्मी है, और कोकण एक क्षारधर्मी इसमें आता है। बाद में मैं कोस्टल एरिया का, टिपिकल कोस्टल एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सी शोर के एकदम ही नजदीक रहते हैं, वो एरियाज की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा है, जैसे कोल्हापुर वगैरह एरिया है महाराष्ट्र में, तो ये अनूप देश के अंडर आएगा। बाद में नागपुर वगैरह जो एरियाज है, या जलगांव, नागपुर, उत्तर महाराष्ट्र या सॉरी पूर्व महाराष्ट्र, ये इसके अंडर आएगा क्षार धर्म के, क्योंकि उस वहां पे रुक्ष और उष्ण दोनों भी गुण है विद्यमान। इससे नागपुर की संतरी बहुत फेमस है, क्योंकि संतरी ये अम्ल धर्मी है, और नागपुर ये देश विशेष से क्षार धर्मी है। तो दोनों का माधुर्य होने के बाद ही आपको ये मिलने वाला है परिणाम, माधुर्य परिणाम मिलने वाला है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि पेशेंट के आजू बाजू का निसर्ग या वातावरण क्या है, तो उसके अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अब मैंने थोड़ा सा आपा जी के बुक्स में से ही दो उदाहरण देने की कोशिश की है, जिससे ये दोनों अम्ल धर्म और क्षार धर्म ये दोनों आपको और अच्छी तरीके से क्लिनिकली पता चल जाए। अब कामला यह पित्त बहुलता होने से क्षार व्याधि है, यह तो हमने जाना है। और उसकी चिकित्सा में गैरिक, और वो गरिक नहीं है गैरिक है, गैरिक और हल्दी का अंजन बताया है। अंजन गलती से टाइप मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, तो अंजन बताया है, क्योंकि नेत्र यह कफ का स्थान, सॉरी पित्त का स्थान है। कामला की अभिव्यक्ति विशेष रूप से नेत्र में होती है, और बढ़ी हुई क्षार धर्म की वजह से नेत्र को हानि पहुंच सकती है। ऐसा ना हो इसलिए अम्ल धर्मी हल्दी का प्रयोग, अंजनार्थ प्रयोग आचार्यों ने बताया। देखिए कितना सुंदर विचार किया है आपा जी ने यहाँ पे। वाग्भटाचार्य ने
अंजन ये इन चीजों का बोला है। तो अंजन बोला है तो देखिए, अंजन नेत्र में बोला है। ओके, कामला के व्याधि में, क्योंकि नेत्र ये पित्त का स्थान है। ओके, और अभिव्यक्ति मतलब वहां पे हम लोग इक्टेरियस वगैरह चेक करके बोलते हैं पेशेंट को देख के कि ये इसको जॉन्डिस हुआ है क्लिनिकली। तो वहां से कामला का संप्राप्ति, स्थानिक संप्राप्ति भंग करने के लिए गैरिक की बजाय आ, इनका हल्दी तो क्यों अम्लधर्मी है, कंद है, आर्द्रता है उसमें, ये तो हम लोग ने जाना पृथ्वी की कक्षा में। तो यही फिट बैठती है हल्दी का अंजन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि शारी याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोत संहिता, तो ये हम लोग ने देखा है। मतलब वो फिट बैठता है वो सूत्र। बाद में त्रिफला मधुघृत के संयोग के बारे में तो नेत्र नेत्र के लिए बहुत ही हितकर बताया है। तो ये त्रिफला का भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके, इन्होंने अप्पा जी ने एक ट्रिक ये किया और सिद्धांतों को छोड़ा नहीं है कहीं पे भी। नेत्र ये पित्त का स्थान है, और नेत्र में जो जल आता है वो खारा रहता है, आपने अगर देखा तो लवण जलात्मक रहता है। और वो इसका मतलब है वो क्षारधर्मी जल है। अब उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जरा में जैसे कंडीशन है जहाँ पे नेत्र शुष्क हो जाता है, तो उसमें आप अम्लधर्मी त्रिफला का काढ़ा या जल हिम यूज कर सकते हैं। तो उससे आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकृति परीक्षण, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सामान्य आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी वो चैट बॉक्स में प्लीज पुट कीजिए। अभी जो हम लोग ने देखी थी रिवीजन में, तो प्रकृति परीक्षण हम लोग देखते हैं। नॉर्मली हम लोग के पास फर्स्ट ईयर में हम लोग को सिखाते थे प्रकृति परीक्षण, तो हम लोग के पास एक बड़ा चार्ट रहता था, और ये प्रकृति डिराइव करने को बोलते थे, डिसाइड करने को बोलते थे। तो किसी का वो कपाल का ये 4 अंगुल है कि नहीं, 4 अंगुल से ज्यादा है कि नहीं, कटी भाग कितना है, ये वो खाने में क्या अच्छा लगता है, ये वो सब पूछ के 36 to 40 जो पॉइंट्स थे, उसमें भी हम लोग सुनिश्चित करते थे वात पित्तात्मक है या है। लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हम लोग के पास पेशेंट आने के तुरंत बाद 1 सेकंड के अंदर उसकी प्रकृति क्या है, इसका मतलब उसका अंदाजा हम लोग को आना चाहिए, और व्याधि पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अंदाजा आना चाहिए। तो ये जब और मुश्किलें इतनी आती हैं पेशेंट को, हम लोग ने अगर पूछा कि आपको टॉयलेट कैसा होता है, तो पेशेंट उसके हिसाब से बताता है। आपको जो अपेक्षित है वो उसको समझता नहीं है। तो वो बोलता है हाँ आपको 99% यही बोलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने पूछा कि आपको प्रवृत्ति कैसी होती है, तो वो हमेशा एक ही 3-4 बार एक ही आंसर देंगे, हाँ हाँ हाँ, एकदम साफ होता है पूरा, 3-4 बार जाता हूँ। तो 3-4 बार जाना इस उसके हिसाब से, अगर ये फर्स्ट फॉलोअप ने नहीं बोला उसने, और हम लोग ने कंसिडर किया ये साफ होता है मतलब ओके है उसका, अभी अग्नि वगैरह एकदम प्राकृत है। भूख लगता है तो भूख के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उसको भूख का भी उसको इतना कंफ्यूज रहता है, मतलब खाना टाइम हुआ इसलिए खाता है, या फिर सच्चे में उसको भूख लगा है, या पेट में आवाज आने तक, या भूख लगने के बाद अगर खाया नहीं तो चक्कर आने तक वैसे लक्षण दिखते हैं क्या, ये सब चीजें वो इतना बताता पूरा ओपन होके नहीं बताता। और वो कंफ्यूज रहता है जब जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे पेशेंट को इस चीजों में, क्योंकि पेशेंट इज नॉट फैमिलियर विद ऑल दिस टर्म्स। तो उसकी वजह से हम लोग को हमेशा एक सेकंड में प्रकृति कैसे फाइनलाइज करे उसके बारे में देखना है। तो अब प्रकृति के हम लोग क्षारधर्मी, अम्लधर्मी, और ये उभयधर्मी और संधिकालीन प्रकृति, ये हम लोग ऐसे एक्चुअली डिवाइड करते हैं। अब कल का हम लोग का ये जो टॉपिक था क्षार धर्म और आम्ल धर्म के ऊपर था, इसलिए मैंने वही इसके बारे में लिखा है। तो ये प्रकृति सुनिश्चित करने एक्चुअली हम लोग 4 इसमें डिवाइड करते हैं: संधिकालीन प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति, अम्लधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति। अब तो आपको पक्का समझ में आया होगा कि क्षारधर्मी प्रकृति मतलब क्षार धर्म में उत्पन्न गर्भ, जिसका गर्भ क्षार धर्म ऋतु में उत्पन्न है। तो क्षार धर्म ऋतु हम लोग ने कल देखा था कि मार्च अप्रैल में अक्टूबर, ये क्षार धर्मी ऋतु है। और आम्ल धर्म मतलब क्या है, जून जुलाई अगस्त, सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये अम्ल धर्मी हो गए।
तो ये इन ऋतुओं में अगर गर्भ का संभव है तो वो उसकी प्रकृति हो गई। वो कैसे होती है उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब गर्भ के अभी प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए अप्पा जी ने एकदम आसान सा, एकदम एकदम जबरदस्त मैं बोलूंगा तरीका बताया एकदम। 9 महीने के बाद गर्भधारण में दूसरे महीने में दूसरे मंथ में रक्त धातु की उत्पत्ति मानकर रोगियों को जन्म विधि पूछकर 9 महीने 9 माह पीछे जाकर दूसरा महीना कौन सा है वह सोचकर आपको प्रकृति निर्धारित करनी है। इससे भी आसान एक चीज है, आप एकदम सिंपल चीज कीजिए। पेशेंट अगर सपोज मेरा डेट ऑफ 5/6 है, मतलब 5 जून है, करेक्ट। तो 5 जून अगर मैं बोल रहा हूँ तो जून मेरा डेट ऑफ ये सॉरी मंथ ऑफ बर्थ हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 5 महीने आगे जाऊंगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। इसका मतलब मेरी प्रकृति या रक्त धातु कब तैयार हो रहा है, नवंबर में। तो नवंबर ये कौन से अंडर आता है, उभय धर्म के अंडर हम लोग देखने वाले हैं आगे, आप कम मत हो जाइएगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति सुनिश्चित कैसे करनी है। तो आपको उभय धर्म है मतलब मेरे उभय उभय धर्म के बारे में हम लोग पूरे के बारे उसका क्या क्या है, प्लीज स्पीकर्स ऑफ कीजिए सब। तो उसके बारे में हम लोग पेशेंट को देख के फिर बाकी की औषधियां सोचते हैं। अब ये अम्लधर्मी, इसमें देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर और मार्च अप्रैल मई, ये अम्लधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति के बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ये थोड़ा सा आप थोड़ा चार्ट फिलहाल रेफर कीजिए। रक्त धातु की उत्पत्ति जुलाई अगस्त सितंबर में अगर है तो अम्लधर्मी प्रकृति हुई है। मार्च अप्रैल में है तो क्षारधर्मी प्रकृति है। और नवंबर दिसंबर जनवरी में रक्त धातु की उत्पत्ति है तो वो उभयधर्मी प्रकृति है। और संधिकालीन प्रकृति मतलब रक्त धातु अगर फरवरी में है, रक्त धातु जून में है या रक्त धातु अक्टूबर में है तो ये संधिकालीन प्रकृति। अब ये प्रकृति में क्या क्या है वो तो आप देखें, आगे मैं ये सब चीज बताने वाला हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइए। सिर्फ पहले हम लोग देखते कि रक्त रक्त ही क्यों। ओके, मतलब अभी आप फिर से मुझे आप बताइए, आपको समझा है कि नहीं। मैं एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ, एक या दो जन ने मुझे स्पीकर पे बताइए या चैट बॉक्स में बताइए, आपको सबको समझ में आ गया, मैं ये समझूंगा। प्रकृति डिसाइड करते वक्त आपको जो महीना बर्थ मंथ है उसको, प्लीज म्यूट योर स्पीकर्स, प्लीज प्लीज। प्रकृति डिसाइड करते वक्त जो बर्थ मंथ है उसके आगे के 5 महीने आपको एडअप करना है। ओके, और जो महीना आएगा वो आपका रक्त धातु की उत्पत्ति उस गर्भ में हुई है ऐसा माना जाएगा। ओके, और वही आपका फाइनलाइज प्रकृति होगा जो भी महीना आएगा वो। ओके, और रक्त धातु की उत्पत्ति मतलब क्या, 9 महीने बताए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। गर्भाशय में 9 महीने तक धारण किया जाता है, रस से शुक्र तक 7 महीने क्रम से, अष्टमे ओजो अस्थिरा भवति, और 9वें महीने के पश्चात सुयोग्य काल होने के बाद गर्भ का प्रसव होता है। ओके, ओके, तो यस, थैंक यू चैट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए। तो ये आपको क्या करना है, एक मिनट। अष्टमे ओजो अस्थिरा भवत, 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है। पहले 7 महीने में सातों धातुओं की क्रम से उत्पत्ति होती है और 9 महीने के बाद पश्चात गर्भ प्रसव होता है। इसलिए हम लोग ने दूसरे महीने में रक्त धातु की उत्पत्ति मानी है। और अब ये जो मैं रक्त धातु रक्त धातु रक्त धातु कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। सुश्रुत सूत्रस्थान 14, ये शोणित वर्णन या अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रक्त इति जीव स्थिति। रक्त अगर हो तो जीवन संभव है, नहीं तो नहीं, इतना इंपॉर्टेंस दिया है। ऑब्वियसली ये सुश्रुत संहिता का ही कोटेशन है, तो ये बहुत बढ़िया है। अब एक्सीडेंट के केस में आप देख सकते हैं, या थैलेसेमिया के पेशेंट देखिए मेजर के,
थैलेसीमिया मेजर के, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये रक्त जीव स्थिति क्यों है। ओके, तो अभी हम लोग अवयव उत्पत्ति के बारे में देखिए। हर अवयव उत्पत्ति में आपको रक्त की इंपॉर्टेंस दिखेंगी। जैसे रक्तफेन प्रभव फुफ्फुसे यकृतल्या शोणित जव, शोणित कफ प्रसादात हृदयम, रक्तमेद प्रसादात वृक्कौ, शोणित कीट प्रभावात उंडूक, कफ शोणित मांसानाम सारो जीवा प्रजायते, कफ अश्रुक मेद प्रसादात वृषणम। हर चीज में आपको ये रक्त 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 दिखेगा, हर चीज में। रक्त के बिना अवयव उत्पत्ति हो नहीं सकती या शरीर का पोषण नहीं हो सकता। तो इस वजह से अप्पा जी ने रक्त का इंपॉर्टेंस लेके उसके अनुसार प्रकृति डिसाइड की। तो ये बहुत आसान है, मतलब आप पेशेंट को पूछिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो तुरंत बता देगा। हाँ, ओके। तो आपको 5 महीने ऐड करने और उसकी प्रकृति सुनिश्चित करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको व्याधि देखकर प्रकृति के विरुद्ध गुण की आपको दवाइयाँ देनी है। इतना सिंपल है। मतलब 36-40 पॉइंट्स पूछकर आधा पौना घंटा उसमें गवा कर प्रकृति परीक्षण करने के बजाय अगर हम लोग ने इस तरीके से अगर किया एग्जामिनेशन, तो बहुत सरल तरीके से हो जाएगा और अपने पास इसके लिए एविडेंस भी है। क्यों हम लोग दूसरा महीना कर रहे हैं। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अब सपोज आपके पास प्रमेय, स्रावी कुष्ठ जैसे रुग्ण आते हैं। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से बजाय प्रोग्नोसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंट आपको पूछते हैं, देखो हमेशा, डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा। जैसे डायबिटिक वुंड वाला पेशेंट है, मैंने कल बोला 1 से 1.5 साल तक लगता है। ओके, जनवरी और फरवरी, वो हैप्पी सर जो हैप्पी करके आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में, तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले इसमें बता रहा हूँ। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास प्रमेह या स्रावी कुष्ठ जैसे रुग्ण आता है और उसकी प्रकृति अम्लधर्मी है, इसका मतलब क्या है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस कालावधि में रक्त धातु की अगर उत्पत्ति होती होगी, तो उस बंदे को या उस रुग्ण को आपको टाइम लगने वाला है हील होने के लिए। लेकिन अगर वो अक्टूबर का रहा या मार्च अप्रैल मई का रहा, तो आपको रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर पेशेंट्स या आम्लधर्मी के पेशेंट, आम्लधर्मी प्रकृति के पेशेंट की बजाय इसमें रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अब आपके पास अगर देखना है तो मुखपाक के बारे में आप देख लीजिए। मुखपाक का पेशेंट आता है आपके पास और उसकी प्रकृति ही क्षारधर्मी है, खास करके अक्टूबर की कंडीशन में। अक्टूबर का पेशेंट आता है, मतलब सितंबर कंसीव है और अक्टूबर उसका सेकेंड मंथ है, रक्त धातु की उत्पत्ति है। तो मतलब उसका मुखपाक जाने से ही रहा, मतलब जल्दी क्योर होता नहीं। वो बहुत सारे पेशेंट आप देखेंगे ना मुखपाक के, तो विटामिन बी 12 के बहुत सारे पेशेंट खाते रहते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट एज सच इतना मिलता नहीं। थोड़ा भी तीखा कटु तिक्ता रसात्मक खाना आ गया, सॉरी कटु रसात्मक खाना आ गया, तो तुरंत उनको वो मुखपाक लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गैरिक जैसे अम्लधर्मी या पृथ्वी प्रधान द्रव्य की योजना करेंगे। लेकिन मुखपाक का पेशेंट अगर आपका इसमें आता है, अम्लधर्मी ऋतु का पेशेंट आता है, तो वो जल्दी क्योर होगा। अगर उभयधर्मी का आता है, हेमंत शिशिर में अगर गर्भ का दूसरा महीना हो, गर्भोत्पत्ति का, तो ये पेशेंट तो जल्दी तुरंत ही ठीक होने वाला है। ये आपको प्रोग्नोसिस पेशेंट को बताना पड़ता है या बता सकते हैं आप कॉन्फिडेंटली। ओके, तो इसके लिए इसका प्रकृति परीक्षण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप प्रकृति फाइनलाइज कर रहे हो, उसके अनुसार आपके दिमाग में ये सो एंड सो मेडिसिन है। कोई भी व्याधि हो, आम्ल धर्म क्षार धर्म में उसको डिवाइड करना है और प्रकृति के विरुद्ध मेडिसिन देनी है। अब मैंने और एक रीजन ये दिया है, पिंडी और लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, आम्ल क्षार सिद्धांत, दोनों भी हम लोग देखते हैं इस आने वाले इसमें। अब रिकरेंट आईवीएफ फेल्यूर की पेशेंट अगर अम्लधर्मी प्रकृति की होगी, तो उसे हम गर्भ रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिकरेंट आईवीएफ फेलियर की अगर रुग्ण हो, तो आम्लधर्मी प्रकृति की अगर होगी, तो उसे हम लोग गर्भ रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ रहता है, तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो डिप्रेस रहते हैं। ओके। और चिंता की वजह से रस धातु ऑलरेडी दुष्ट हुआ रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आम्लधर्मी प्रकृति की ही होगी, तो क्यों? क्योंकि आम्लधर्म प्रकृति के जो रुग्ण है या पेशेंट्स है, तो वो जुलाई, अगस्त और सितंबर, बारिश के सीजन में उनके गर्भ का दूसरा महीना रहता है। ओके। तब बाहर अगर नए पेड़ पौधे आते आ सकते हैं, ओके, नए पेड़ पौधे आ सकते हैं या बीज से आराम से पेड़ पौधे आ सकते हैं, तो अंदर क्यों नहीं आ सकते शरीर के? क्योंकि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत ये यहाँ पे प्रस्तापित होता है। बाहर अगर कोई चीज हो रही है तो निसर्ग निसर्ग में अगर हो रही है तो शरीर में भी होना ही चाहिए। इतना सिंपल है। तो आपके पास अक्टूबर वगैरह सेकेंड मंथ सितंबर कंसीव पेशेंट आई, मतलब जिसका अक्टूबर में रक्त धातु तैयार हो रहा है, तो उसके लिए आपको सार्वरेहिक उष्णता कम करके फिर ट्रीटमेंट आपको बोलना पड़ेगा कि यस यू कैन नाउ हैव अ चाइल्ड। क्योंकि उसकी सार्वदेहिक उष्णता प्रकृति की वजह से इतनी ज्यादा रहती है कि वो गर्भ का संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह हम लोग क्लिनिकली इसका इम्पोर्टेंस है प्रकृति परीक्षण का। अभी हम लोग थोड़ा चार्ट पे जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें अभी समझ में आ जाएगी। अब मैं लिखा है रक्त धातु की उत्पत्ति जुलाई अगस्त सितंबर, वो तो हम लोग ने बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिर भी रिपीट करता हूँ। क्षारधर्मी अगर प्रकृति है तो सेकेंड मंथ आपका आना चाहिए मार्च अप्रैल और मई। उभयधर्मी प्रकृति अगर हो तो नवंबर दिसंबर दिसंबर और जनवरी, और फरवरी जून अक्टूबर ये संधिकालीन प्रकृति है। अब ये संधिकालीन और उभयधर्मी एग्जैक्टली क्या है? अम्लधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति तो आपको पक्का समझ में आया होगा, लेकिन उभयधर्मी प्रकृति और क्षारधर्मी प्रकृति क्या है? अभी आवाज आ रहा है? हेलो नीलोफर मैडम, हेलो आ रहा है। आवाज आ रहा है मैडम? हाँ। जी ओके। आ रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि उभयधर्मी प्रकृति मतलब क्या? उभयधर्मी प्रकृति यानी हेमंत शिशिर इस ऋतुओं में जिसका गर्भ संभव है, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी, उस जिसका गर्भ संभव है वो उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब क्या? अभी देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्षा ऋतु में आम्ल रस प्रधान है, शरद ऋतु में लवण है। दोनों के संयोग जन्य, दोनों के संयोग से फिर हेमंत ऋतु मतलब मधुर रस बताया है। मतलब आम्ल, लवण और मधुर, जो क्षारोही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता, ये सूत्र यहाँ पे भी निसर्ग में भी लागू होता है ऋतु चक्र में। क्या कि मधुर रस में, अगर मधुर रस आजन में साथ में बताया, और बल भी उत्तम रहता है, अग्नि उत्तम रहती है, अगर उस चीज उस समय अगर गर्भ का संभव होता है तो वो निश्चित ही बलवान रहता है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी प्रकृति। और जो संधिकालीन प्रकृति है ना, वो देखिए आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। मैं वहां चला गया डॉक्टर मामा के यहाँ, और वहां से यहाँ जब आया तो फिर उधर मुझे ठीक लगता है, लेकिन मुंबई में आने के बाद हमेशा मुझे सर्दी रहती है। तो ये देश बदल भी, देश विचार भी हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो ये संधिकालीन प्रकृति आपको हमेशा इनके केस पेपर ज्यादा करके भरे हुए दिखेंगे हमेशा। क्योंकि मतलब इतने बीमार पड़ते हैं, मतलब हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा मुंह देखने वाली ये प्रकृतियां रहती है। उसमें भी खास करके फेब्रुवरी और जून में जिसका रक्त धातु आता है या सेकेंड मंथ ऑफ कंसेप्शन आता है, तो वो लोग ज्यादा करके हॉस्पिटलाइज होने वाले ये कैटेगरी में आते हैं। आपको उभय धर्मी वाले प्रकृति के पेशेंट ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं हॉस्पिटलाइज। या आप देखिए, मतलब आपको अभी आज यही स्टडी करना है और आपको ग्रुप भी डालना है खुद की प्रकृति और खुद के प्रकृति के बारे में, वो थोड़ा सा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, देश कौन सा है, आप कौन से रीजन में रहते हैं। सपोज अपने पास हरियाणा के भी कुछ मैडम है, या राजस्थान से कुछ सर्स है, तो वो आप पुट ऑन कीजिए कि मेरा प्रकृति, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कल से आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आपको कंसेप्ट वाइज तो पता चलेगा। अब ये
अ, एक मिनट, हाँ, किसी ने तो क्वेरी, हाँ ओके। तो अभी महाभूत अधिक्य देखेंगे कि अम्लधर्मी प्रकृति में पृथ्वी आप महाभूत है, आपको निसर्ग में भी मिलता है। मड़ी रहता है एकदम नेचर, और आप महाभूत बहुत ज्यादा होता है। क्षारधर्मी प्रकृति में तेज वायु आकाश। बाद में क्षारधर्मी प्रकृति में देखिए, आप मार्च अप्रैल में लीजिए, आप अभी आपको कैसा लग रहा है लॉकडाउन होते हुए भी? पसीना आ रहा है, गर्म हो रहा है, उष्ण और रुक्ष गुण बहुत ज्यादा है बाहर। तो तेज वायु आकाश के गुण है वो। उभयधर्मी प्रकृति, समतुल अवस्था रहती है, क्योंकि हेमंत ये माधुर्य से उत्पन्न है। उसके बाद आपके पास है फेब्रुवरी में और जून में आप महाभूत, और अक्टूबर में साम्य अवस्था बोल सकते हैं हम लोग। ओके, लेकिन ये संधिकालीन है। संधिकालीन मतलब क्या? अच्छा, वो रह गया था अपना एक टॉपिक, कि संधिकालीन मतलब हम लोग दो ऋतुओं के बीच में आने वाला। ओके, मतलब अभी सीजन चेंज हो रहा है, तो हम लोग के यहाँ पे यमद्रंष्टा करके शारंगधर ने एक 15 दिन, सॉरी 14 दिन 16 दिन का एक काल बताया है। ओके, तो ये यमद्रंष्टा मतलब क्या? पहले 8 दिन, पहले जो ऋतु के आखिरी 8 दिन का वो आहार कम कम करते जाना है, और आने वाले 8 दिन में वो आने वाले ऋतु का आहार बढ़ाते जाना है। मतलब तभी वो साम्यता प्रस्थापित होगी धातुओं की, क्योंकि हम लोग का क्या है? धातु साम्यम अरोगता, ये हम लोग का तत्व है चिकित्सा का। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यमद्रष्टा काल के अनुसार ये जो 16 दिन बताए, तो पहले वाले जो ऋतु खत्म होने वाला है उसका धीरे धीरे आहार कम करना है, और जो आने वाला ऋतु है उसका आहार धीरे 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 बढ़ाना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं संधिकालीन प्रकृति। तो इसमें अगर आपने पथ्य पथ्य नहीं किया तो आपको बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन होने के जो लोग हैं जो बहुत नाजुक रहते हैं, ओके, मतलब कुछ भी हो जाए, सर्दी खांसी हो गई, चले चलो डॉक्टर के पास, बार बार सर्दी हो रही है, बार बार नाक बह रहा है, ये जो सब पेशेंट है वो आपको फरवरी जून अक्टूबर के मिलेंगे। तो ये ज्यादा करके बीमार पड़ने वाले लोग हैं। बाद में अग्निबल हम देखते हैं। अग्निबल में ये मध्यम रहता है। अम्ल धर्म में अग्निबल मध्यम रहता है। क्षार धर्म में मध्यम से तीक्ष्णत्व। तीक्ष्णत्व में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उष्ण गुण भी रहता है, तो पाचन करने की ज्यादा रहती है। अग्निबल इसमें उभय धर्मी में उत्तम। अब ये उत्तम और तीक्ष्ण में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तीक्ष्ण ये उत्तम से भिन्न है। उत्तम मतलब उत्तम, बेस्ट, बेस्ट क्वालिटी। और तीक्ष्ण मतलब पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पाचन की दृष्टि से। उत्तम मतलब सुयोग्य, मतलब तरीके से वो चीज होने वाली है। तीक्ष्ण मतलब अनकंट्रोल्ड पाचन होने वाला है। तो उस हिसाब से आपको ये मध्यम से तीक्ष्ण समझना है। और फेब्रुवरी और जून में तो अग्निमांद्य बहुत ज्यादा होता है, और हीन ही है एकदम। अक्टूबर में उत्तम क्यों लिखा है? क्योंकि लवण रस है, जल और अग्नि महाभूत है, और अग्नि महाभूत मतलब 3 महीने का। देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो बारिश गिरती है, जो हम लोग ये धन धान्य या फसल उगाने के लिए हम लोग बीज बोते हैं, तो उसमें, माफ कीजिएगा हिंदी जरा कमजोर है, तो फसल उगाने के लिए हम लोग जो बीज बोते हैं, तो उसमें 3 महीने तक उसको जल महाभूत प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। लेकिन अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रहेगी तो मैच्योरिटी कब आएगी उसमें, पौधों में? ओके, तो वो पौधों में मैच्योरिटी लाने के निसर्ग ने शरद ऋतु की योजना की है। कैसे? क्योंकि वो 30 दिनों में ये 3 महीनों का मतलब 90 दिन में जो बारिश गिर रही है, उस चीज का पूरा शोषण करने वाला है। अगर शोषण नहीं करेगा तो वो पृथ्वी और आप महाभूत होने की वजह से कूजन होगा वो पौधों में, धान्य तैयार नहीं होगा आपका। अक्टूबर के सीजन में धान्य बहुत ग्रेन्स तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं, उसके बाद ही उसको छाटा जाता है या प्रयोग में लाते हैं। तो वो
आम्लधर्मी व्याधि का प्रभाव आम्लधर्मी ऋतु का प्रभाव नष्ट करने के लिए उष्णता बढ़ी जाती है। उसकी वजह से आपको ये धन धान्य तैयार करने के लिए ये उष्णता आवश्यक होती है परिपक्वता आने के लिए। देखिए मैच्योरिटी ये जो वर्ड है ना, तो ये आपको तेज महाभूति दर्शाता है हमेशा। मतलब आपकी मैच्योरिटी इन द सेंस, अभी आप देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जब डेवलप होते हैं 12 इयर्स 10 इयर्स के बाद या मेंसेस आने लगते हैं, तो तेज महाभूत का सबसे बड़ा रोल रहता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये तेज महाभूत की वजह से हो रहा है। कोई भी चीज बढ़ती है तो तेज महाभूत की वजह से होती है। मैंने कल भी बताया था स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी है वो तेज महाभूत के अंडर ही आते हैं। तो ये अक्टूबर जो हम लोग ने लिखा है, तो अक्टूबर उत्तम लिखा है। देखिए ये उत्तम है ना, उभयधर्मी प्रकृति का उत्तम और संधिकालीन प्रकृति में अक्टूबर का उत्तम। तो ये उत्तम है ना, ये फेब्रुआरी जून की अपेक्षा कंपैरिजन में ये उत्तम है। हेमंत और ये जो है हेमंत और शिशिर में जितना उत्तम रहेगा उतना अक्टूबर में उत्तम नहीं रह सकता। मेरी बात समझिए, जितना उत्तम हेमंत या शिशिर ऋतु में रहेगा गर्भ का संभव अगर हुआ है, तो अक्टूबर में सेकंड मंथ अगर रक्त धातु आ रहा है तो ये फेब्रुआरी जून की अपेक्षा उत्तम रहेगा। इसकी उभयधर्मी प्रकृति की तुलना में वो उत्तम नहीं रह सकता। उसकी दृष्टि में वो हीन ही है क्योंकि वो संधिकालीन है। ओके, अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इच्छा द्वेष। अभी आप देखिए आपके पास पेशेंट आते हैं, मैं डे टू डे लाइफ के भी बताने वाला हूँ। उष्ण कटु आहार की इच्छा। अब ये अम्लधर्मी में क्यों होता है ऐसा? उष्ण और कटु की इच्छा और शीत मधुर द्रव द्वेष। द्रव धातु तो आप महाभूत तो बहुत ही है। आप महाभूत के तीनों गुण है, मधुर मधुर रस ये विशेष गुण है। बाद में शीत और द्रव ये तो आप महाभूत की सोल प्रॉपर्टीज है। तो उसमें द्वेष रहेगा ही, मतलब वो चीजें लाइक नहीं करेंगे वो। लेकिन उनको अगर खट्टा कुछ खाने को दिया, जैसे वड़ा पाव के साथ मिर्ची, तो मिर्ची उठा के खाएंगे वो लोग, तीखा खाना पसंद करेंगे क्योंकि वो आम्लधर्मी है। ओके, वर्षा ऋतु के ऑपोजिट आहार खाने की कोशिश वो हमेशा करेंगे। उसके बराबर ऑपोजिट क्षारधर्मी प्रकृति में दिखती है। क्या? द्रव शीत उष्ण पदार्थ की इच्छा और उष्ण तीक्ष्ण का द्वेष। द्रव शीत पदार्थ चाहिए उनको क्योंकि रुक्षता है शरीर में, उष्ण गुण ज्यादा बड़ा है तो शीत गुण की भी जरूरी है। तो उष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्ण का द्वेष होगा, तीखा खाना पसंद ज्यादा करेंगे नहीं। और ये इसमें ये जो लोग है ना, वो आप अगर महाराष्ट्र में मिसल हम लोग खाते हैं, तो मिसल के ऊपर नींबू डालने वाले ये लोग रहते हैं। और आम्लधर्मी लोग जो है ना, तो हम लोग के यहाँ पे कट या तरी बोलते हैं। ऊपर से मिसल का जो तेल रहता है, तेल जो एक्स्ट्रा मसाला डाला हुआ रहता है तड़के का, तो वो तड़का लाने को बोलते हैं, वो है आम्लधर्मी प्रकृति के लोग। ओके, मतलब और ये क्षारधर्मी में नींबू वगैरह डालने को बोलते हैं या नमक मांगते हैं वो। ओके, तो नमक मांगने से वो साम्य प्रस्तापित हो जाती है, उष्ण तीक्ष्ण गुण कम हो जाता है उसमें, और तीखापन कम होता है। तो उसकी वजह से लवण या इसकी मांग करते हैं नींबू की, तो वो लोग है क्षारधर्मी। षड्रसात्मक आहार की इच्छा, मतलब सभी खाने को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं ये पसंद है और वो नहीं पसंद, सब चीज खाएंगे, वो है षड्रसात्मक आहार की इच्छा रखने वाले उभयधर्मी प्रकृति के लोग। और ये फेब्रुआरी में आप पर्टिकुलर देखेंगे तो अम्ल और मधुर रस की इच्छा ज्यादा रहती है। फेब्रुआरी जिनका सेकेंड मंथ रहता है गर्भ संभव के बाद। जून में उष्ण तीक्ष्ण कटु रस की इच्छा, और अक्टूबर में अम्ल मधुर। अभी अम्ल और मधुर क्यों? बाहर कौन सा रस है? लवण। ओके, तो लवण रस की इच्छा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप, अम्ल मधुर नहीं तो कटु तिक्ता। ओके, अम्ल मधुर नहीं तो कटु तिक्ता, ऐसे दोनों रस की संभावनाएं रहती है। जैसे उसका ये रहेगा, इच्छा रहेगी वैसे, क्योंकि ये संधिकालीन है। उसके बाद अभी व्याधियों में देखिए, अतिसार, अम्लधर्मी अम्लपित्त, आमवात, तमक श्वास, कास, स्थौल्य, शोथ, अत्यार्तव, बल्कि यूटेरस, पीसीओडी, ये सब चीजें आपको
मिलने वाली है। पृथ्वी और आप महाभूत जिसमें बड़ा है उसमें आपको ये चीज, ये सब रोगों में आपको पृथ्वी आप बड़ा हुआ दिखेगा। और उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली क्षारधर्मी ऋतु में देखिए, क्षारधर्मी प्रकृतियों के व्याधि देखिए। तो ये अभी जो मैं व्याधि वर्णित कर रहा हूँ ना, तो आम्ल धर्म और क्षार धर्म के बारे में नहीं, प्रकृति के बारे में अभी टॉपिक चल रहा है अपना, कि आम्लधर्मी प्रकृति में अगर अक्सर ज्यादा प्रमाण में अफेक्ट होगा, आम्लधर्मी आम्ल पित्त अगर आम्लधर्मी प्रकृति में अगर हो गया तो उसको ज्यादा तकलीफ होगी। आम्लधर्मी प्रकृति में अगर अम्लवात हो गया तो उसको ज्यादा तकलीफ होने वाली है। इस तरीके से आपको ये चार्ट में बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अतिसार आम्लधर्मी व्याधि है और विसर्प क्षारधर्मी व्याधि है, वो तो है, आपको वो समझ चुका है। लेकिन विसर्प अगर क्षारधर्मी व्याधि क्षारधर्मी प्रकृति में हो गया तो वो बहुत वेदनादायी रहेगा। ओके, तो ये खालित्य पालित्य मलावरोध अर्श परिकर्तिका कष्टार्थव ग्रंथिलार्थव संधिवात, ये सब चीजें क्षारधर्मी प्रकृति में ज्यादा प्रोन रहते ही है, ये ज्यादा होने की संभावना है उनमें। ओके, रिकरेंट अगर विद्रदी है तो अगर आपका पेशेंट गलती से, विद्रदी मतलब मैं, चलो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हम लोग के क्लिनिक में आई थी। हम लोग मराठी में उसको रांझनवाड़ी बोलते हैं या इंग्लिश में स्टाई, स्टाई। ओके, STYE स्टाई। तो स्टाई जब उत्पन्न होता है आंखों के यहाँ पे अंजन नामी का, तो ये इतना तकलीफ देह होता है। तो उस पेशेंट का मैं बता रहा हूँ, उस पेशेंट के खाने में ये मेथी की जो सब्जी रहती है उसमें से मिर्ची वो खाती थी। ओके, मिर्ची। और दुर्दैव से, मतलब खाना चालू किया था उसने तकरीबन 6-7 महीने से, और उसको वो अचानक पसंद आता होगा, आने लगा था, सॉरी। तो उसकी प्रकृति थी क्षारधर्मी। अब देखिए मतलब कितना क्षारधर्मी हेतु है, क्षारधर्मी व्याधि है और क्षारधर्मी प्रकृति है। तो आपको इस पेशेंट को ऐसे बताना पड़ता है कि आपका ट्रीटमेंट लंबा चलने वाला है, आपके लक्षण धीरे धीरे कम होंगे, 2 या 3 हफ्ते में 90% लक्षण कम होंगे, ऐसा होगा नहीं। हेतुओं का भी उतना ही विचार इंपॉर्टेंट है। अब एक मिनट, चैट बॉक्स प्लीज सेंड ऑल दिस। सर आप नहीं देते सर? हाँ, मैं भेजने वाला हूँ मैडम, सब सब चीजें। नहीं नहीं, क्लियर नहीं ओके, आ रहा है सर। आपका आपका नेटवर्क कनेक्ट कीजिए, बराबर चेक कीजिए। ओके, तो षड रसात्मक ये सॉरी, उभयधर्मी अगर व्याधि है, सॉरी प्रकृति है, तो आपको क्या करना है, उत्तम शरीर व मानस बल रहने से प्रकृति अनुरूप प्रायः व्याधि कम होते हैं। ये लोग बीमार कम पड़ते हैं क्योंकि उनमें अग्निबल अच्छा है। ओके, तो गर्भ की उत्पत्ति अच्छी है। ओके, और हुए तो भी जल्दी उपशय मिलेगा। मतलब अगर मुंह का पक का पेशेंट आता है तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू अम्लधर्मी भी। अम्लधर्म से भी सुपर फास्ट रिजल्ट मिलेगा। मतलब मुखपाक यही लक्षण लेकर आपके पास अगर पेशेंट आता है, वो क्षारधर्मी प्रकृति का रहेगा तो पकड़ के चलिए 3 महीने, उसके कंपैरिजन में अम्लधर्मी प्रकृति का रहेगा तो 1.5 महीना। और अगर उभयधर्मी का आ गया आपके पास मुखपाक लेके, तो आपको वो आप बोल सकते हैं या 2 या 3 हफ्ते में, कितना भी पुराण हो व्याधि, लेकिन 2 या 3 हफ्ते में आपको उपशय दे सकते हैं उसको। और रही बात संधिकालीन प्रकृति की, तो दुर्बल अग्नि और प्रकृति के रहने से थोड़ा भी ऋतु विपरीत आहार हुआ, जैसे हम लोग ने यमद्रष्टा काल के बारे में अभी देखा, तो तुरंत ही उसको व्याधि कैच हो जाते हैं, तुरंत ही बीमार पड़ता है। तो ये आपको इस तरीके से आपको देखना है। अब उपयुक्त औषधियां कौन कौन सी है? अम्लधर्मी प्रकृति में हम लोग को पता है क्षारधर्मी औषधि यूज करनी है। कौन कौन सी? फलत्रिकादि है, जिसमें मैंने अभी अभी भी फिर से रिपीट करता हूँ, फलत्रिका निम्बामृता कैरात वासकई। तो ये जो है वायु और आकाशीय द्रव्य प्रदान है, तो ये क्षरण करने वाले हैं। हरलुई ये क्षारधर्मी एकल द्रव्य वनस्पति है। वरांगत तो क्षार है, अंतर्धूम पद्धति से बनाया है। लघु सूचेकर, लसुष मतलब लघु सूचेकर, ये गैरिक और हरिद्रा, सॉरी, गैरिक और शुंठी का कल्प है। शुंठी की 3 भावनाएं दी है, आतप शुष्क किया है। शुंठी पाचन धर्म है, शुंठी का धर्म पाचन है, मतलब क्षार धर्मी है, ये भी आपको मिलेगा। किणई मतलब अपामार्ग पंचांग चूर्ण। ये अपामार्ग पंचांग चूर्ण, अपामार्ग की उत्पत्ति कब होती है?
उत्पत्ति होती है अम्ल धर्म में, और परिपक्वता होती है अक्टूबर में। मतलब क्या हुआ, शरद धातु में उत्पत्ति बताई है। मतलब क्या हुआ है, अम्ल और लवण रस, मतलब अम्ल धर्म में उत्पत्ति है, क्षार धर्म में अगर आपकी परिपक्वता आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, माधुर्य आ गया वो वनस्पति में। ओके, और सॉरी, माधुर्य ने पाचन धर्म स्ट्रांग है उस वनस्पति में, क्योंकि उत्पत्ति अम्ल धर्म में थी, मतलब दीपन भी है और पाचन भी है, क्योंकि परिपक्वता आपकी इसमें आ गई है अक्टूबर में। तो ये भी आप विचार करके वनस्पति के बारे में या आप सोच सकते हैं। उसके बारे में बाद में शिग्रु भी है, जैसे शिग्रु का भी पाचन बोला है, तो ये ऐसे क्षारधर्मी आप कल्प यूज कर सकते हैं। बाद में हम क्षारधर्मी व्याधियों में अम्लधर्मी कल्प यूज करने हैं, तो परिपाठादि काढ़ा है, जो काढ़ा हम लोग ये हम ज्यादा करके अरिष्ट इसका प्रयोग करते हैं। आपा जी काढ़ा भी यूज करते थे, काढ़ा अगर यूज किया तो जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो आप महाभूतात्मक है काढ़ा, और श्वदंशादि गुगुल है, उसमें तो आपा जी ने थोड़ा सा पाठ परिवर्तन किया है। मतलब कम से कम 1 किलो दवा बनाने के लिए साधारण 5 सॉरी मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 15 या 20 गुना ज्यादा जल एक ही कल्प में, मतलब उस कल्प में जल ये ज्यादा करके उसमें शोषण हो, उस जल का पूरे तरीके से, मतलब शोषण हो, मतलब उस जल महाभूत का प्राधान्य दिखे, इसलिए अप्पा जी ने वो काढ़ा काढ़े की ये जो है गुगुल, शोधनौषधि गुगुल, उसमें पूरी की तरह हिंदी हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग जिरवणे, उसमें पाचन किया है पूरी तरीके शोषित से। शोषित तो करना शोषित करना शोषित, शोषित हाँ करना शोषित, सिर्फ। हाँ हाँ शोषित किया है, तो उस तरह से मतलब जल महाभूतादिक्य उस कल्प में दिखता है, इसलिए वो अम्लधर्मी है। रजनी योग में गैरिक प्लस हरिद्रा है। बाद में विद्रुम, ये पानी ये पानी में अभी उत्पत्ति विद्रुम की भी बहुत इंटरेस्टिंग है। विद्रुम ये एक क्षारधर्मी कल्प है एक्चुअली, क्योंकि उसके वर्ड इसमें पाचन आया है, लेकिन अगर उत्पत्ति आप देखेंगे तो समुद्र के तल में मिलेगा आपको विद्रुम। विद्रुम मतलब प्रवाल की बात कर रहा हूं मैं, ये समुद्र के तल में मिलेगा, मतलब पृथ्वी के जस्ट ऊपर। और ये प्राणीज है। दूसरी बात, ये जल में उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जल खारा है, मतलब क्षारधर्मी व्याधि सॉरी क्षारधर्मी वातावरण में रहते हुए भी वो खुद की पृथ्वी नहीं छोड़ रहा, इतना स्ट्रांग है, उसका क्षरण नहीं हो पा रहा है, इतने समुद्र के पानी में रहते, क्षारधर्मी वातावरण में रहने के बावजूद। और जलीय उत्पत्ति है, इसलिए पृथ्वी और आप महाभूत या रस धातु का रसायन विद्रुम ये बताया है। तो वो क्षारधर्मी व्याधियों में हम लोग या क्षारधर्मी प्रकृति में इजीली यूज कर सकते हैं। गिरीश तो साक्षात पृथ्वी है, गिरीश मतलब शुद्ध सुवर्ण गैरिक, ये रक्त का रसायन बताया है, मधुर मधुर शीत है और स्निग्ध भी है। तो ये अम्लधर्मी जो औषधि है वो क्षारधर्मी प्रकृतियों में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आपका है ये व्याधि अनुसार आम्ल या क्षारधर्मी औषध हम लोग उभयधर्मी में कर सकते हैं। मतलब वो देखिए, अग्नि के जो 4 प्रकार बताए हैं चर विमान स्थान 6 में, तो ये उसमें तीक्ष्ण अग्नि के बारे में क्या कहा है, सर्व अपचार सह, मतलब क्या, सब अपचार सहन करने की ताकत रहती है। तो आप मेडिसिन, मतलब वो तो जल्दी ठीक होने ही वाला है एज कम्पेयर टू उभयधर्मी, सॉरी एज कम्पेयर टू अदर प्रकृतिस, यानी अम्लधर्मी क्षारधर्मी या संधिकालीन के मुकाबले या कंपैरिजन में वो जल्दी ठीक होने ही वाला है। तो इसकी वजह से आपको, अगर उसको क्षारधर्मी व्याधि है तो अम्लधर्मी मेडिसिन देनी है, और अम्लधर्मी है तो क्षारधर्मी, इतना ईजी है। संधिकालीन में आपका मेडिसिन, सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ मेडिसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कहीं पे भी आपको धातु साम्यता को धक्का नहीं लगाना है, इसलिए मैं मेंशन नहीं किया है वहां पे भी। उभयधर्मी के जैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा कि क्षारधर्मी है अम्लधर्मी है, लेकिन आपको एक विचार हमेशा रखना पड़ेगा कि धातु साम्यता हम लोग की प्रस्तापित है कि नहीं। ओके, बाद में हम लोग स्वभाव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आपको ना बहुत सारे देखिए लोग मिलते हैं, बात बात पे रोते हैं, बात बात पे, मतलब पेशेंट में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है, बात बात पे रोएंगे, मतलब कुछ भी हुआ ना। 2 तरीके के रोना मैं बोल रहा हूँ व्यवहार में, एक एक्चुअल में रोना और एक दवा के बारे में रोना। दवा के बारे में मतलब क्या,
नहीं डॉक्टर रहने दो, अभी इतना कड़वा है, अभी अगले हफ्ते नहीं लेंगे, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करके देखते हैं। ये जो चंचल वाले जो लोग है ना, दोनों दोनों लोग, दोनों कैटेगरीज के लोग, तो ये जो चंचलता है ना, ये सिर्फ आपको ये आप महाभूत के इसमें मिलेगी। कैसे? वायु में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कैसे? पृथ्वी और आप महाभूत इमोशनल और कंफ्यूज, मतलब ये चंचल मतलब बुद्धि से चंचल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मतलब अभी ये डॉक्टर का दवा अच्छा था, अभी लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे खाने में कुछ आया होगा क्या, ऐसे तो एक ये नहीं रहता है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहता है। और इमोशनल रहते हैं। इमोशनल मतलब क्या? इमोशनल मतलब इमोशंस उसके ये हो रहे मतलब ज्यादा इमोशनल मतलब द्रव धातु मैं बता रहा हूँ। कुछ भी होगा तो पानी आएगा आंखों से, कुछ भी होगा तो पानी आएगा, मतलब द्रवता प्रधान इमोशनल में उस तरीके से बता रहा हूँ। आप महाभूत के गुणों से मैं बता रहा हूँ द्रव धातु के हिसाब से, क्योंकि अटैचमेंट होने के लिए आप महाभूत की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कल भी बताया, एक जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि हम लोग को अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सीमेंट पे पानी मिलाना मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सूखे सीमेंट से कभी बिल्डिंग नहीं बनने वाली, उसमें पानी मिलाना इंपॉर्टेंट है। मतलब जल महाभूत का अटैचमेंट के लिए बहुत अच्छा रोल रहता है। तो ये जो अटैचमेंट है ना, तो इमोशनल अटैचमेंट, तो ये लोगों में भी मिलते हैं। मतलब घर में अगर कुछ हुआ तो तुरंत स्पीकर ऑफ कीजिए। तो ये जो चीजें हैं, तो कंफ्यूज या इमोशनल स्टेट के जो अगर मिले आम्लधर्मी प्रकृति के लोग रहते हैं। उसके ऑपोजिट अगर आप बोलेंगे कि लीडरशिप है, एग्रेसिव है, स्टबन है, एकदम एकदम ही मतलब हट एकदम ज्यादा रहते हैं, तो एंग्री है, तुरंत बात बात पे चिढ़ जाएंगे, रिप्लाई जल्दी देंगे तुरंत, मतलब किसी का उधर रखेंगे नहीं, उधर मतलब बोलने का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्वालिटीज है वो क्षारधर्मी प्रकृति के लोग रहते हैं। मतलब कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, अंधेरे में जाना है, हाँ ठीक है मैं अंधेरे में जाऊंगा अकेले, ये जो चीजें रहती है ना, वो क्षारधर्मी प्रकृति के लोगों के अंडर पाई जाती है। अब क्लिनिकली इसका क्या है, ये स्टबॉर्न या एंग्री या एग्रेसिव, मैंने तीनों प्रॉपर्टीज लिखा है। एग्रेशन में देखिए आप, एग्रेशन मतलब क्या? एग्रेशन, ओके, मतलब एंगर प्लस ही ही वांट्स टू शो समथिंग एग्रेसिवली, ऐसा बोलते हैं हम लोग, करेक्ट? मतलब वायु का चलगुण भी आता है तेज महाभूत के साथ। स्टबॉर्न मतलब क्या आता है? हट एकदम, मतलब उष्णता इतनी बढ़ गई है कि उसमें घनता आ गई है, उसको बोलते हैं हट्टी। हम लोग मराठी में उसको हट्टी बोलते हैं, ओके, स्टबॉर्न। और एंग्री मतलब प्योरली तेज महाभूत। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं। अब उभयधर्मी इसमें में देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ये लोग, एकदम स्थिर बुद्धि रहने के कारण दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता रहते हैं। मतलब आप इसके लिए आप आपके जो मैनेजर वगैरह लोग हैं, तो उनका देखिए मैनेजर मैनेजर जो लोग रहते हैं ना, वो आपको आम्लधर्मी प्रकृति के लोग बहुत कम मिलेंगे उसमें। मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है मुंबई में। तो जो मैनेजर या क्लास वन के जो कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, एक तो क्षारधर्मी प्रकृति के रहते हैं, नहीं तो उभयधर्मी प्रकृति के रहते हैं। क्यों? उभयधर्मी प्रकृति में स्थिर बुद्धि रहने के कारण वो धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करते हैं। क्षारधर्मियों में अहंकार ज्यादा रहता है। क्षारधर्मी प्रकृति के लोगों में ये चीज बहुत पाई जाती है, अगर उनका झगड़ा हुआ तो वो मरते दम तक बात नहीं करते। ये एक्चुअल में होता है, बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है एक्चुअल में, वो मरते दम तक किसी के घर पे जाते नहीं। अगर झगड़ा बहुत सीवियर हुआ है तो उसके घर पे जाएंगे नहीं। मतलब इतना हट, जो मैं स्टबॉर्न बोलता हूँ ना, ये पृथ्वी माबूत मतलब तेज माबूत का इतना बड़ा इतना है कि घनता एकदम घट हो गया वो। जैसे हम लोग ये कुंभार जैसे मटका ये करता है, पृथ्वी और आप महाभूत का संगठन होने के बाद उसको वो तेज महाभूत के संपर्क में लाके उसका घनता मजबूत हो जाती है। ये आ, घड़े की घनता मजबूत हो जाती है, ओके। तो उस हिसाब से वो उष्णता बढ़ने के बाद उसका संगठन बहुत और वो दृढ़ हो जाता है निर्णय उसका कि मुझे इसके घर पे जाना नहीं है या इससे बात नहीं करनी है। तो तभी ये लोग अहंकार की वजह से उस पोस्ट तक पहुंचते हैं,
वही उभयधर्मी व्याधि या सॉरी उभयधर्मी प्रकृति के लोग स्लोली इस वजह से, क्योंकि स्थिर बुद्धि होने की वजह से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। और वही आपको ये संधिकालीन प्रकृति में एकदम विषम स्वभाव रहता है। अभी बात करेंगे, हॉस्टल में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है बहुत, कि अब भी झगड़ा हुआ तो शाम को चाय पीने जाएंगे एक साथ। ओके, मतलब अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी रहते। प्रोफेसर्स भी हम लोग के बहुत है, सॉरी अगर कोई प्रोफेसर रहेंगे तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ये जो रहती है, तो ये उनका एक टिपिकल कैरेक्टर है। पेशेंट भी देखिए अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, मतलब एक हफ्ते में अच्छा बोलेंगे, दूसरे हफ्ते में एकदम नहीं नहीं डॉक्टर कुछ भी आप दवा देते हो ऐसा वैसा, मतलब ये चीजें रहती है उनके साथ। तो आपको इस प्रकार प्रकृति परीक्षण में इतने सारे पॉइंट आते हैं। आज एक्चुअली मुझे पंचमहाभूत उत्पत्ति सिद्धांत भी लेना था, लेकिन आई गेस वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 घंटा इसी में निकल गया है। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। तो आप आपकी जो क्वेरीज है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग उसका आंसर करने का कोशिश करते हैं। हाँ, हैप्पी सर ने एक पूछा है कि उष्ण शैथिल्य और काठिन्य दोनों को उत्पन्न करता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। अभी देखिए आप पित्तश्मरी की बात ले लीजिए। पित्तश्मरी कब होगा? पित्तश्मरी कब होगा? जब पहले हम लोग पित्ताशय के स्थान के बारे में, गॉल ब्लैडर के बारे में देखते हैं और पित्तश्मरी के बारे में भी देखते हैं। पित्तश्मरी कब होता है? जब गॉल ब्लैडर में जो द्रव गुण रहता है, मतलब त्यक्त द्रव तो भले ही कहा हो, लेकिन थोड़ा सा द्रवता तो रहती है। तो बहने के लिए जो द्रव गुण की आवश्यकता होती है, तो वो वहां से नष्ट हो जाता है। कफ समूर्छितो वायु, वायु का सखा तेज, ये कौन है? वायु का मित्र है, फ्रेंड ऑफ वायु महाभूत तेज। तो ये तेज और वायु एक्चुअली वहां पे जाके कफक को समूर्छित करते हैं और फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, यह गॉल ब्लैडर स्टोन दिखता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पांचभौत जो द्रव गुणात्मक पित्त था, उसको उष्ण और रुक्ष गुण की वजह से वहां पे गत आ गई। और यही बात अगर आपको देखनी है शैथिल्य के टाइम, तो गर्भाशय के स्नायु अगर शिथिल हो जाएंगे ना, तो हैबिचुअल एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है पेशेंट में। तो इस प्रकार हम लोग सोचते हैं। अच्छा, और एक चीज रह गई सबसे इम्पोर्टेंट, यस यस, मैं वो पॉइंट पे आने वाला था। ये स्लाइड रह गई है अपनी, वो थोड़ा सा आप किसी ने तो पूछा है कि एक ये अगर रह गया, 1 जून अगर रहेगी तो क्या होगा। ओके, मैं अच्छा वो पॉइंट रहेगा, मुझे लगा कि वो स्लाइड खत्म हो गई है इसलिए देखते हैं। इफ यू डोंट नो द डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपके पास अगर 50 के ऊपर का अगर पेशेंट आता है ना, 55-60 जो ज्यादा करके संधिशूल के लिए पेशेंट आते हैं, तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो ये रहता है ना, सबका 1 जून रहता है, सबका, सब लोगों का। तो जिनको पता ही नहीं रहता है, बिल्कुल याद नहीं रहता, तो उनमें आप एकदम, अप्पा जी ने एकदम सरल तरीका बताया है। ये कैलकुलेशन भी मत करो, सिर्फ पेशेंट को एक क्वेश्चन पूछो कि आपको छाछ खाना पसंद है कि नहीं। खाने के अंत में छाछ या छाछ के साथ राइस या चावल, ये खाने को पसंद है कि नहीं। अगर पेशेंट ने बोला ना, तो दैट इज अम्लधर्मी प्रकृति। अगर पेशेंट ने बोला हाँ, तो दैट इज क्षारधर्मी प्रकृति। बात खत्म। ये अप्पा जी ने ही इन्वेंट किया है, हम लोग के खुद के विचार एक भी नहीं है। मैडम मैंने प्रैक्टिकली तो ये किया नहीं है हरिद्रा का अंजन, क्योंकि हम लोग को फलत्रिकादि अरिष्ट से बहुत अच्छा, लेकिन वो अम्लक्षार सिद्धांत समझ में आए इसलिए मैंने वो स्लाइड में डाला था। लेकिन फलत्रिका अरिष्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या फलत्रिकादि गूगल से, उसके लिए हम लोग को वहां तक जाने का मिला नहीं है चांस। पोस्ट मैच्योर का तो पेशेंट मैंने देखा नहीं है, लेकिन प्री मैच्योर में आपको वैसे ही विचार करना है। हेलो, हाँ, प्राप्ति मैडम ने एक पूछा है कि प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर, तो प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर में हम लोग उत्पत्ति सेम ही रखने वाले हैं। उसका रक्त धातु की उत्पत्ति तो सेकंड मंथ में होगी ना, प्री मैच्योर मतलब 7 मंथ का बोल रहे हैं आप शायद।
तो वो 7 मंथ या 9 मंथ रहे या 10 महीना, रक्त धातु की उत्पत्ति तो वही रहेगी। लेकिन आपको जब कैलकुलेशन जब करेंगे, मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन वाइज वो क्वेश्चन है आपका, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो 7 महीना पकड़ना पड़ेगा, 5 नहीं पकड़ सकते आप। अगर 7th मंथ है या 8 मंथ है तो 6 महीना, और 7th मंथ है तो 7 महीना पकड़ना पड़ेगा मैडम, आपको एड अप करना पड़ेगा प्री मैच्योर में। ललित सर ने क्वेश्चन पूछा है सर, थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे आपके क्वेश्चन को स्पीकर पे आके, ललित सर। ऋतु विपर्य का भी ललित सर। हाँ जी सर। सर मैं ये हाँ सर। ऋतु विपर्य के बारे में, हेलो। हाँ सर बोलिए ना, मतलब आप ऋतु बोल रहे मिथ्या विपर्य योग। का पता मैं- जैसे कभी ऐसा होता है कि बरसात काफी लंबे समय तक चलती है, इस तरह से हो गया, या करेक्ट सर्दी लेट करेक्ट आई। करेक्ट 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 करेक्ट। तो इसमें भी आपको जो सद्य स्थिति है, मतलब ये कैलेंडर वाइज आप मत जाइए, जो सद्य स्थिति है ना, जैसा हम लोग ने लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में देखा था कि प्रमेय व्याधि में वर्षा ऋतु की संभावना है, ओके, और हम लोग शरद ऋतु का प्रयोग करेंगे, मतलब दिनचर्या। तो उस प्रकार आपको सोचना है कि जो सद्य स्थिति बाहर है ना, उसके अनुसार आपको सोचना है। मतलब अभी बारिश लास्ट ईयर बहुत ज्यादा गिरी, मतलब सांगली कोल्हापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। तो उस समय हम लोग को जलमहाभूत हर तरफ दिख रहा है, तो हम लोग को जलमहाभूत का मतलब वर्षा ऋतु के बारे में ही सोचना पड़ेगा, ओके। अपामार्ग तंडुल स्थौल्य में हेलो। हाँ सर। तो हिस्ट्री लेते समय उससे ये पूछना पड़ेगा कि जब आपका जन्म हुआ था इस तरह से कुछ ऋतु विपर्य था क्या, ऐसा पूछना पड़ेगा क्या हिस्ट्री लेते समय? हिस्ट्री लेते हुए कहना सर, उतना अगर उनको पता रहेगा तो वो फटाक से बता देते हैं, ओके। डिटेल में पूछेंगे तो आपको जितना दिखे, क्योंकि प्रकृति परीक्षण है ना, ये एक पॉइंट है हम लोग का, 12 जो हम लोग के जो पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट प्रकृति परीक्षण का है केस पेपर में, ओके। मतलब इट हैज वैल्यू, बट अगर हेतु प्रदान ज्यादा है वहां पे, ओके, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रकृति परीक्षण ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इंपॉर्टेंस है, लेकिन 12 पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो आपका अगर प्रकृति के बारे में भी अगर कंफ्यूजन है सपोज, तो ये आपको मतलब इतना भी ज्यादा भरोसा करने का ये नहीं है। 12 जो आपके पॉइंट्स आएंगे पांचों तिक्षी के सब, मैं केस पेपर भी आपको शेयर करने वाला हूँ, कल से हम लोग का क्लिनिक भी स्टार्ट होने वाला है, तो केस पेपर में मैं शेयर करूंगा, और मेरी मात्रा जो औषधि की रहती है वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन था कि पेशेंट को पूछना है, तो अगर बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो फिर आपको जो जैसा था वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। अपामार्ग तंडुल स्थौल्य में वर्णन। अपामार्ग मैडम, जयश्री मैडम, मेरा कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन अपामार्ग तंडुल यूज, तंडुल मतलब बीज के बारे में मेरे ख्याल से वो बोला है। तो अपामार्ग तंडुल ये अध्याय जो चरक सूत्रस्थान 2 में है, तो सॉरी सूत्रस्थान ने, हाँ सॉरी सूत्रस्थान 2 में ही है। तो ये जो अपामार्ग तंडुल ये अध्याय जो है, तो तंडुल यूज करने से हम लोग अच्छा है कि कीर्ण ही, मतलब अपामार्ग पंचांग चूर्ण यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। आमजन जो भी व्याधि है उसमें हम लोग अपामार्ग पंचांग का चूर्ण यूज करते हैं, मतलब आमवत हो या स्थौल्य हो। स्थौल्य में तो ज्यादा नहीं, लेकिन आमवत के कंडीशन में हम लोग ने बहुत ज्यादा यूज किया है, जिस जहाँ पे आलस्य वगैरह की कंडीशन हो, पृथ्वी आप प्रधान, वहां पे हम लोग ने ज्यादा करके यूज किया है। ते सांगितलं। बर्थडे डेट में कैसे निकालना, एक मिनट नीरज तिवारी, बर्थडे डेट में कैसे निकालना प्रकृति क्लियर करें। सर नीरज सर, आपका क्वेश्चन एलाबरेट कीजिए प्लीज। डेट ऑफ बर्थ से मतलब डेट मंथ ऑफ बर्थ से हम लोग करते हैं एक्चुअली डिसाइड, डेट ऑफ बर्थ से नहीं, मंथ ऑफ बर्थ जो आएगा महीने से। नीरज तिवारी, हाँ सर बोलिए। सर महीने से निकालना है सर, कैसे निकालने के बाद थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा क्लियर करेंगे।
हाँ तो हाँ ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 18/2/83। 2 ना, फरवरी, मतलब फरवरी के आगे आपको फुल टर्म है ना आप, ठीक है, तो फरवरी के आगे आपको 5 महीने जोड़ने हैं अगर फुल टर्म है तो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई मतलब ये आपकी प्रकृति हो गई आम्लधर्मी। ओके, जुलाई तो में, आम्लधर्मी जुलाई। प्रकृति है आपकी। हाँ, 5 महीने आगे जाना है आपको। मतलब कंसेप्शन आपका हुआ है जून में, रस धातु जून में तैयार हुआ है और रक्त धातु आपका जुलाई में, ऐसा है। ठीक है, ये फुल टर्म नहीं हुआ तो, ये फुल टर्म जिसका नहीं होता क्या उसको, हुआ? जिनका क्या नहीं हो रहे सर? अगर प्रीमेच्योर आपका होता है तो 7 मंथ का है, हाँ 7 मंथ का है अगर आपका बच्चों, मतलब रुग्ण है, 7 मतलब प्री मैच्योर है, तो आपको 7 महीने ऐड करने पड़ेंगे। 7 महीने ओके, ऐड करना। 7 महीने। जी सर, हाँ, ठीक। ओके। हेलो बाद में हेलो मधुमेह, क्रांति मैडम ने एक मिनट है मैडम, हेलो सर। क्रांति मैडम ने मधुमेह, हाइपरटेंशन, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आशा मैडम बोलिए। हाँ, अभी सर ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे एक ऐड करना है। अगर बर्थ डेट 2 फरवरी है या कोई भी वो मंथ का स्टार्टिंग डेट है, तो वो जुलाई के स्टार्टिंग में आएगा, तो वो बॉर्डर लाइन पे जाएगा क्या? हेलो। एक्चुअली इतना अगर सूक्ष्म विचार मैंने ये, हाँ मेरे मेरे मुझे मन में भी आया था, मेरे मन में जब मैं ये सीख रहा था, तो इतना सूक्ष्म विचार हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं फिलहाल, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि आप अगर प्रकृति के ऊपर ही अटके रहेंगे ना, तो आपको हाँ व्याधि की चिकित्सा करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि आप आशा मैडम, आप पांचभौतिक चिकित्सा करते हैं, आपको पता है कि हम लोग के पास 12 पॉइंट्स है अलग अलग, जिसमें पूर्व हम्म व्याधि वृत्तांत भी हम लोग लेते हैं। गायनेक अगर रहेगी पेशेंट, तो गायनेक ऑब्स्ट्रक्टिव ये ऑप्स की भी हिस्ट्री लेते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें लेके फिर हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं ओके ऐसा। ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा व्यवहार में होता है कि पेशेंट हम्म अगर क्षारधर्मी प्रकृति का है, लेकिन वो रह रहा है कोल्हापुर में, जहाँ पे नदी के पास, ये नासिक में गोदावरी नदी के पास अगर रहता है, ओके, मतलब मीठे पानी के पास, लेकिन काम वो वड़ा पाव, मतलब ये शेफ वड़ा पाव बनाने का अगर काम करता है, मतलब क्षारधर्मी प्रकृति का पेशेंट है, वो रह रहा है आम्लधर्मी देश में, और काम कर रहा है क्षारधर्मी व्यवसाय कर रहा है। तो इसमें आपका प्रदान, अगर वो पेशेंट अजूस्पर्मिया वगैरह लेके आया, ओके, या हाँ ऑलिगोस्पर्मिया लेके आया, या पिंडिका के ऊपर उसके पिंडी को द्वेष्टन लेके आया, तो आपको तुरंत विचार करना है कि हेतु यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकृति से। ओके ओके ओके, ओके ओके। तो हम लोग अम्लधर्मी या अम्लधर्मी औषधि देने ही वाले थे, लेकिन हम लोग ने क्षारधर्मी प्रकृति है इसलिए अम्लधर्मी औषधि की योजना नहीं की। हम लोग ने हेतु प्राधान्य को विचार में रखकर अम्लधर्मी औषध की योजना की है। मधुमेह, हायपरटेन्शन वाढीचा धर्म कोणता आणि कोणत्या धर्मी पर्सन प्रोन असतात? हायपरटेन्शन क्षारधर्मी पेशेंट मध्ये जास्त दिखना है, दिखेगा आपको हाइपरटेंशन। मधुमेह ये वातज प्रकार में आता है। ये प्रमेह के, मैं मधुमेह के बारे में बोलने से अच्छा प्रमेह के बारे में बोलता हूँ। प्रमेह की अप्पा जी ने 3 प्रकार में कैटेगराइज किया है। एक बद्धकोष्ठजन्य प्रमेह, संतर्पणजन्य प्रमेह और अपतर्पणजन्य प्रमेह, ये 3 कैटेगराइज है। उसका मैं अभी डिटेल में बोलूंगा नहीं तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। लेकिन मधुमेह तो तीनों कैटेगरी में आ सकता है बाद में। लेकिन दिखता है संतर्पणजन्य, मतलब ज्यादा करके सोसाइटीज में, समाज में हमें मधुमेह ज्यादा दिखता है। लेकिन हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन के भी 3 प्रकार बोले हैं सेम, कि संतर्पणजन्य है, अपतर्पणजन्य है और बद्धकोष्ठजन्य है। क्योंकि हाइपरटेंशन में प्राधान्य से पृथ्वी का विस्त्र गुण, सॉरी पित्त का विस्त्र गुण बढ़ा हुआ रहता है और सरगुण कम हुआ रहता है, इसलिए वो पित्त बाहर जाता नहीं, इसलिए विस्त्रगंधी पित्त बढ़ने के बाद ये हाइपरटेंशन दिखता है, जिसको हम लोग क्लॉट्स वगैरह बोलते हैं, संचय वगैरह होने के बाद अवरोधात्मक संप्राप्ति है तो उसमें। और पूजा सबनीस मैडम ने पूछा है, विच इज द प्रकृति ऑफ अ पर्सन हु वाज स्टबॉर्न एंड एग्रेसिव बिफोर बट हैज बिकम काम एंड फॉरगिविंग इज ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये ठीक है, अभी ये जो चेंजेस है ना, पूजा मैडम ने बोले, ये भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन करने के बाद योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा,
या कर्मसु कौशल्यम, ऐसे योग के बारे में बोला है। तो ये जो वर्ड है कि चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों को विरोध होता है या कामनेस आता है, या कोई ऐसी घटना होती है जिसका बुद्धि पर आघात होता है और उसके बाद वो पेशेंट का बात करने का तरीका बदल जाता है। ओके, तो ये जो चीजें है ना, तो आघात, ये जो है ना परिवर्तन, अगेन आई विल टेल यू रिगार्डिंग तेज महाभूत, जब भी ये ऐसी चीजें होंगी कि तेज महाभूत का रोल उसमें बहुत अहम रहता है। तो उसमें हम लोग को देखिए एग्रेशन, और इसमें हम लोग को ये नहीं, मैंने सिर्फ आपको प्रकृति बताने के लिए बताया ये चीज, लेकिन क्लिनिकली आपको, अगर क्लिनिकली मुझे नहीं लगता कि इतना ये जरूरी है कि एग्रेसिव है कि नहीं या स्टबॉर्न है कि नहीं, क्योंकि आप बाकी के लक्षण भी पूछने वाले हैं पेशेंट को। ओके, हाँ, लेकिन आपके पास स्टबॉर्न चाइल्ड लेके, मतलब पेशेंट का कंप्लेंट लेके आती है, ये मदर लेके आती है बच्चे की, कि ये बहुत जिद करने लगता है डॉक्टर। तो ये जो जिद्दपन है ना, भले आपको लगेगा कि ये स्थिर गुणात्मक है, लेकिन जैसा मैंने पॉट का आपको उदाहरण दिया, जैसा पॉटर क्या करता है कि वो पॉट बनाने के पहले पृथ्वी और आप महाभूत का संगठन होता है, और उसको पक्का करने के लिए तेज महाभूत का रोल ज्यादा, मतलब संगठन उसका एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो उस तरफ से आप स्टबॉर्न चाइल्ड के लिए भी उष्णता की ही चिकित्सा करें, इस प्रकार आप विचार कर सकते हैं। सोराइसिस क्षारधर्मी या आम्लधर्मी, आम्लधर्मी में ज्यादा आएगा। अगर वो मतलब एक सोराइसिस एक ये अपना आम्लधर्मी में ही ज्यादा आएगा, क्योंकि कुष्ठ की अगर उत्पत्ति देखे तो सप्तदुष संग्रह बताया है, उसमें लसिका, स्वेद, और उसमें स्वेदा, स्वेदा, अस्वेद ऐसे भी बताया, अतिस्वेद व अस्वेदो, स्पर्श ज्ञान हानि, ऐसे सब चीजें बताई है। तो ये आम्लधर्म के अंडर ही आएगा, मतलब पृथ्वी और आप महाभूत का प्रचुर मात्रा में संपूर्ण होता है। नहीं, अनुजा मैडम, ये ऐसे ही विचार करना है हमें। अधिक मास का, अगर आपको अप्पा जी जो संप्राप्ति का विचार करते थे या रुग्ण के इसमें शरीर में, तो वो मराठी महीनों के अनुसार करते थे, लेकिन मतलब अप्पा जी के जो शिष्य थे, जिनको मैं गुरु के स्थान पर मानता हूँ, शैलेश माली सर, तो उन्होंने ये डिवीजन किया है जो मैंने आपको जो बताया है अभी प्रकृति के बारे में, ये उन्होंने डिवीजन किया है कि मार्च अप्रैल में, नहीं तो भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद, ये वर्षा ऋतु में, ऐसे उन्होंने अलग अलग इसमें माघ फाल्गुन पौष कार्तिक, इसमें अलग अलग, इसमें वो मराठी महीनों के ऋतु के अनुसार चलते थे। लेकिन आज के डेट में मुझे क्लिनिक में तो अभी तक अड़चन आई नहीं है कि अधिक मास होने के बाद पेशेंट का कुछ चेंज हुआ है करके। अगर अगस्त है डेट ऑफ बर्थ आपका, मतलब मंथ है अगस्त, तो आगे का कैलकुलेट करना है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी आएगा आपका। अर्चना जादव, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वी शुड थिंक अबाउट व्याधि प्रकृति और पेशेंट्स प्रकृति। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्याधि बल अगर ज्यादा रहेगा ना, अभी देखो मैंने वरंग क्षार, विडंगादि क्षार अगर बोल रहा हूँ मैं, अंतर्धूम पद्धति से तैयार करते हैं, उसमें चित्रक है, सैंधव है, बाद में ये सुंठ है। ओके, ये सब चीजें मतलब तेज महाभूत बढ़ाने वाली है, और उसका हम लोग क्षार बनाने वाले हैं, तो ये बहुत ही धाक होता है। अगर मुझे पता है कि मेरा पेशेंट अम्लधर्मी है, मदात्य की केस मेरे पास आती है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की, तो मुझे वरांग क्षार थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि व्याधि बल ज्यादा है यहाँ पे। मैं प्रकृति की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। जैसे ही उसके बाल झड़ने लगे या खून आना लगे दांतों में से, या जलन होने लगे पूरे बदन में, तो मैं वरांग क्षार तुरंत स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वरांग क्षार ये क्षारधर्मी प्रकृति में ज्यादा दिन हम लोग नहीं दे सकते। पीसीओडी वुमन में इरेग्युलर मेन्सेस असल्याने बऱ्याच वेळा कन्सेप्शन मंथ इनडेफिनेट असतो। नहीं नहीं, पण बर्थ फाइनली जब आपका बर्थ होने वाला है बेबी का, पीसीओडी में, मैडम ने पूछा है कि पीसीओडी वुमन में इरेग्युलर मेंसेस अगर हो तो कंसेप्शन मंथ इनडेफिनेट रहता है,
तो उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करें? हाँ, तो ये हम लोग कैसे करेंगे कि जब भी बर्थ होगा ना, उसके आगे आप 5 महीने एड अप कीजिए, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। ईशा हु इज अम्लधर्मी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। ये देखो, क्षार धर्म जो फीमेल, विश्वेश्वर सर ने पूछा है, फीमेल इज क्षार धर्मी हु इज धर्मी अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ, हाउ टू एलेबरेट हर प्रकृति। अब स्त्री आग्नेय तत्व की रहती है, करेक्ट? तो ये तरतम भाव से आपको उसमें प्रकृति लेनी है। मतलब कैसे? अगर सपोज वो आम्लधर्मी, आपने जैसे बोला कि आम्लधर्मी है डेट ऑफ बर्थ से, तो आम्लधर्मी प्रकृति है, लेकिन जो पुरुष में आम्लधर्मी प्रकृति होगी ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि स्त्री आग्नेय ही है। पुरुष में जो आम्लधर्मी प्रकृति रहेगी, तो उसकी आम्लधर्मी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। मतलब जो इच्छा वगैरह जो है, इच्छा द्वेष के जो पॉइंट था, उसके अनुसार आपको विचार करना है। लेकिन आप जो अभी जो क्वेरीज आ रही है ना, वो थियोरेटिकल क्वेरीज ज्यादा है मेरे ख्याल से, अगर एक दो जो क्वेरी छोड़ेंगे तो। लेकिन आपको बाकी के भी पॉइंट्स भी है। अगर देखिए अभी विश्वेश्वर सर का हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। फीमेल इज क्षारधर्मी हु इज अम्लधर्मी और उसको विसर्प हुआ है, तो अब अभी आपके दिमाग में क्या आएगा? विसर्प बढ़ रहा है, ओके, उसको उष्ण तीक्ष्णता बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम लोग ऐसे मान के नहीं चल सकते ना कि वो क्षारधर्मी सॉरी आम्लधर्मी है, तो फिर हम लोग आम्लधर्मी औषध नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को आम्लधर्मी दवा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां पे व्याधि बल ज्यादा है। तो आपको हेतु और व्याधि का विचार करने के बाद प्रकृति को इम्पोर्टेंस देना है। कि पेशेंट क्षारधर्मी मगर मानस भाव स्वभाव डिफरेंट है, नहीं है तो विचार नहीं, इसका विचार आपको देखिए अमृता मैडम, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा तो उसका आपका क्लिनिक में यूज होने वाला है। अगर आपका क्षारधर्मी पेशेंट है और क्षारधर्मी व्याधि लेके आता है, तो वो उस तरीके से आप विचार कीजिए, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि जब भी हम लोग प्रकृति के बारे में बोलते हैं या सिखाते हैं या चर्चा करते हैं वैद्यों में, तो प्रकृति की ओर ही ज्यादा ध्यान जाता है हमेशा, व्याधि और हेतु के तरफ उतना ध्यान जाता नहीं, दुर्दैव। मतलब जब शुरुआत में पांचोतिक चिकित्सा, जब मेरा भी खुद का भी यही अनुभव है, तो इंटरेस्ट इतना आता है कि हर एक का हम लोग प्रकृति उठाते हैं, हाँ देखते हैं इसको क्या हुआ था, उसको क्या हुआ था। लेकिन कभी कभी अप्पा जी ने बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण बताए हैं कि जो ये आम्लधर्मी प्रकृति का पेशेंट था, उसको उसके प्रोफेसर ने, वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बुद्धिमान मतलब तब बुद्धिमान था, और उसको उसके प्रोफेसर ने बोला कि तू ज्यादा सीख नहीं सकता, तुझे उच्च शिक्षण लेने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की। तो उसके मन में अहंकार आया और उसने वो कंप्लीट करके दिखाया खुद के गुरु को, और तभी जाके उसकी बुद्धि की अग्नि शांत हो गई, ऐसे उन्होंने केस में बताया। अब देखिए उसका स्वभाव बदला कि नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ इसलिए बदला। तो इस वजह से आपको यहाँ पे अगर उसी पेशेंट को अगर ये कृशता वगैरह आई होती, तो मैं उष्णता की चिकित्सा करता। मैं ये नहीं सोचता कि पेशेंट आम्लधर्मी का है तो मुझे आम्लधर्मी मेडिसिन नहीं देने। मैं यही सोचता कि व्याधि क्या है, बुद्धि की अति विचार से वायु तेज महाभूत बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से कर्षण हुआ है, अति चिंता से रस धातु कम हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोग को आम्लधर्मी मेडिसिन यूज करना है, जैसा परिपाटा दिखाड़ा है, रजनी योग है, शोध औषधि भूगोल, ऐसे। Why tertiary roots? हाँ, ओके। आपको नवनिर्मिति के लिए कौन से आप यूज करेंगे वो बताइए। नवनिर्मिति के लिए आपको नए वाले रूट्स ही लगेंगे, पिंडित ब्रह्मांडी के न्याय के अनुसार। हम परिपक्व नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को धारण क्षमता इस तरह से बढ़ानी है, नए तरीके से धारण क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि उसकी पृथ्वी पूरी तरीके से चली गई है और वो पृथ्वी की तरफ जा रहा है। नया वाला रूट उसके स्वभाव में है कि वो जल्दी से जल्दी पृथ्वी की ओर पहुंचे। जो परिपक्व है उसमें क्या है, मतलब उतना ये नहीं रहेगा। उसकी वजह से हम लोग ये पृथ्वी की ओर जो जाने वाले रूट्स है
नए वाले, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। माय बर्थ मंथ सितंबर, अप्रैल। हाँ, मतलब आपका अगस्त में रस धातु, चित्रा मैडम, अगस्त में रस धातु और रक्त धातु आपका सितंबर में तैयार हुआ है, मतलब अम्लधर्म में। आप सभी को आज एक ये है रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रकृति, देश, मतलब आप कौन से देश में रहते हैं, नदी है कि समुद्र है, उस तरीके से आपको आज डालना है, वो आपका होमवर्क है। सॉरी, मैं आपसे जूनियर डॉक्टर हूँ, लेकिन आपको जूनियर वैद्य हूँ, लेकिन आपको ये करेंगे तो आपका और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अभी हम लोग सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। This conference will now be recorded. और चालू झाले.